हेलो दोस्तों, और सेलेस्टियल जीनियस के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो डेथ किंग होता है वो एकदम से वुमन के पीछे आ जाता है और वो अपनी तलवार को वुमन के पीठ में घुसा देता है। मारा वो देखते हुए कहते कि वुमन, और वो मन में सोचते नहीं, और मैं अभी जाकर उसको बचा भी नहीं सकती। और वुमन के शरीर के अंदर वो तलवार होती है जिसके अंदर की वो काली ऊर्जा होती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता। वो बोलता है ये डेथ किंग की अजीब सी एनर्जी, ये मुझे यहाँ पर बांध कर रख रही है और मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। और कहीं पर जो वो व्हाइट स्वॉर्ड होता है वो बोलता है कि अरे यार, और वो मन में सोचता है कि मैंने इतने ज्यादा अपनी मेहनत की थी इस डेथ किंग को यहाँ पर अंदर आने से रोकने के लिए, लेकिन अंत में क्या वो हमारी इस भूल भुलैया को तोड़कर अंदर आ गया। और जब तक कि डेथ किंग यहाँ पर है हमारी गॉडेस वो फेल होकर ही रहेगी। और तभी वो कुछ देखता है और वुमन भी वो देखकर चौंक जाता है। और डेथ किंग ने सियोन के भी पीछे छाती में वो तलवार घुसा दी होती है और वो बोलता है कि हाँ, और अंत में ये चीज इस तरह से खत्म हो रही है और हेवनली डीमन के कीड़े और ये सारी चीजें अब खत्म हुई। और इसी के साथ में जो सियोन होती है वो भी थोड़ी चिल्ला रही होती है और वो वहां पर उस वुमन को देखते हुए मन में सोचती सीनियर ब्रदर, और उसकी आंख से आंसू निकल होते। वुमन भी बोलता है जूनियर सिस्टर। और डेथ किंग एकदम से वुमन के पीछे आता और कहता है कि ये मेरा आखिरी गिफ्ट है और मैं तुम दोनों को ही तुम्हारी मौत में एक साथ में भेज रहा हूँ। और वो वुमन को भी पीछे से काट देता है और सियोन वो देखते सोचती सीनियर ब्रदर, और दोनों रो रहे होते और सियोन भी वहां पर जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। वुमन बोलता नहीं, और वुमन मन में सोचता है कि जो डेथ किंग की जो ब्लेड है वो जूनियर सिस्टर के दिल में जा चुकी है यार, और जूनियर सिस्टर सियोन और वो भी मर चुकी है। और वो रोते हुए सोता है सियोन, और एकदम से वो भी नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो ये भूल भुलैया वाली जगह होती है ये पूरे ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं। और वो जो मूचोन के बंदे होते हैं कहते हैं आखिर हो क्या रहा है, और ये जगह पूरी गिर रही है। और तभी एक बंदा कहता फक, और आखिर ये अचानक से क्यों हो रहा है। और तभी उसके कंधे पर एक पत्थर गिरता है और मारा सोचते कि ये अभी या फिर कभी नहीं, और इसी के साथ में अपनी तलवार से उस बंदे को मार देती है। आगे हम देखते हैं कि मारा साइड में देखते हैं तो डेथ किंग वहां पर खड़ा होता है वुमन की लाश के पास में, और मारा चिल्लाती वुमन। डेथ किंग बोलता है कि हाँ, और क्या ये जगह टूट रही है, और चलो ये सब वैसे खत्म हो चुका है और कोई भी इस जगह से बच के नहीं जाने वाला जब ये जगह टूट के गिर जाएगी। और इसी के साथ में वहां से जाते बोलते कि हेवनली डीमन के बास्टार्ड, और तुम उसी जाल के अंदर मरो जो कि तुम लोगों ने खुद ने बनाया है। और हम देखते कि मारा एकदम से वुमन के पास में आती है और वुमन को उठाते हुए भागते हुए सोचती कि सब कुछ गिर रहा है और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन वुमन, मैं तुम्हें बचा कर ही रखूंगी, बस वुमन को। और तभी हम देखते हैं कि एक जगह पर कोई इंसान लात मारकर एक गेट खोलता है और एक लड़की चिल्लाती है कि इस तरफ जल्दी से यहाँ पर आओ। और मारा मन में सोचते ये तो वही लोग हैं जिनको मैंने पहले देखा था। और इसी के साथ में वो उस गेट में चली जाती है और एक लड़की बोलती है कि इस तरह से हम बाहर जा सकते हैं, और मैं पता नहीं कि आखिर ये जगह कब टूटेगी, तो इसीलिए हमें जल्दी करना होगा। मारा बोलती कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे। तो वो लड़की बोलती कि हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मूचोन वो अपनी ताकत को यहाँ पर फोकस कर रहे, लेकिन हम बीच में नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उनके पास में मास्टर्स की संख्या हद से ज्यादा थी। दूसरी लड़की बोलती कि हाँ, और हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये सीक्रेट रास्ते को सुरक्षित रखने की जगह पर, और हम बीच में तब पड़े जब हमने तुम्हें खतरे में देखा। मारा बोलती ओह थैंक यू, और वुमन, मुझे जरूरत है कि मैं उसको बचा लूं। और दूसरी वो लड़की बोलती ठीक है चलो, और वैसे भी हमारे ऊपर उसका भी कर्जा है, उसने भी हमें बचाया था। और दूसरी लड़की भी बोलती कि हाँ, हम उसे किसी भी कीमत पर बचा के रखेंगे। और इसी के साथ में वो तीनों ही कहीं से भाग रहे होते और बीच में हम देखते जहाँ पर कि सियोन की लाश पड़ी होती है। और एक बंदा बोलता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ गॉडेस। और वो मन में सोचता जो हेवनली डीमन का मकबरा है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब सील को रिलीज किया जाता है तो वो टूट जाएगा, और तो इसका मतलब कि जो गॉडेस है उसने सारे सील्स को रिलीज कर दिया है। और इसी के साथ में वो जो सील के उस जगह पर उस अपनी ची डालता है तो वो नीचे जाने लगती है लिफ्ट की तरह। और वो बोलता है लेकिन इन केस जब यहाँ पर ब्लैक क्रिस्टल के आसपास की सील को रिलीज किया जाता है तो ये रास्ता खुलेगा और हेवनली डीमन कल्ट वो यहाँ पर आकर हमें बचा सकता है, और बस यही एक जगह जो कि टूटेगी नहीं। और ऊपर से वो रास्ता वापस बंद हो जाता है। आगे वो व्हाइट ब्लेड बोलता है कि हेवनली बर्थ फॉलोइंग बाय डेथ। और इसी के साथ में वो बोलता है किसी एक को मारकर दूसरे को बचाने की टेक्निक। और ये हमारे डार्क स्वॉर्ड फैमिली के दो सीक्रेट मार्शल आर्ट में से एक है जो कि कई जनरेशन से हमारे हेवनली डीमन की तैयारी करते आ रहे और उनकी रक्षा करते आ रहे। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसकी उंगली से किसी तरह का पानी जैसा निकलता है और वो बोलता है कि लॉन्ग लिव हेवनली डीमन कल्ट, और प्लीज मुझे माफ करना कि मैं आपको प्रॉपरली हेलो नहीं बोल पाया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो पूरा जैसे बुढ़ा होकर सूख जाता है और उसकी उंगली से जैसे उसकी जिंदगी निकलकर सियोन के मुंह में जाती है, और वो बंदा वो तो पूरा बुढ़ा होकर मर ही जाता है। और हम देखते हैं कि सियोन एकदम से उसके अंदर अलग ही एनर्जी आने लगती है और उसकी आंखें खुल जाती है। और आगे वो एकदम से उठते हुए बोलती सीनियर ब्रदर, और वो अपने हाथ देखते और कहते क्या मैं, और वो रोते हुए सोच रही होती सीनियर ब्रदर, और जो कि डेथ किंग ने उसको मार दिया होता है उसको वही सीन याद होता है। आगे वो सोचती है सीनियर ब्रदर, और वो मेरे कारण, और वो मारा गया। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब हेवनली डीमन मरता है तो वो अपने सारे याददाश्त और मेमोरीज वो सब कुछ ट्रांसफर कर देता है, और भले ही वो सब इसलिए ताकि वो हेवनली डीमन कल्ट का अगला चुना हुआ सक्सेसर चुन सके, लेकिन जो पिछला वाला हेवनली डीमन था
और द फीस्ट लॉर्ड हेवनली डीमन वो अपनी मेमोरीज दूसरे सक्सेसर को दे नहीं पाया था और वो अकेला मारा गया था क्योंकि मूचोन के जो मास्टर्स थे उन्होंने उसको घेर के रखा था। और ऐसी सिचुएशन जहां पर कि हेवनली डीमन की कई पुश्तें खतरे में थी और खत्म हो सकती थी, तो फीस्ट लॉर्ड हेवनली डीमन ने एक सेलेस्टियल डीमन व्हील बनाया और उसमें अपने पूरे अंदर के आर्ट्स डाल दिया था और उसने ये आखिरी मेहनत की थी और इसको आसमान में फेंक दिया और ये पक्का करते हुए कि जो मूचोन है वो इसको कभी भी चुरा नहीं पाएंगे। और उसके बाद में इस सेलेस्टियल डीमन व्हील को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर मूचोन और हेवनली डीमन कल्ट दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और एक दूसरे को मारते भी गए, लेकिन अंत में जो सेलेस्टियल डीमन व्हील था वो सियोन के हाथों में आ गया और उसने इसको खा लिया था। लेकिन उसके बाद में जब उसने सेलेस्टियल डीमन व्हील को खाया तो उसकी सील को रिलीज करने के लिए उसको इस हेवनली डीमन के मकबरे पर आना जरूरी था और अभी सियोन ने सारे सील्स को रिलीज कर लिया था और वो हेवनली डीमन बन चुकी थी। सियोन बोलते कि ये किसी का जन्म होना किसी की मौत के कारण, और वो मन में सोचते ये जो मार्शल आर्ट है ये बस जो लाइट स्वॉर्ड और डार्क स्वॉर्ड के फैमिली ही जानती है और मैं इस तरीके से बच गई, लेकिन मास्टर, और वो मन में सोचती और साथ ही में सीनियर ब्रदर वो मून और वो दोनों ही मेरी आंखों के सामने मारे गए और मेरे पास में अब और कुछ नहीं बचा है। और वो गुस्सा हो रही होती है और वो सोचती मूचोन जिसने कि मुझसे सारी चीजें छीन ली है और तुम उसकी गुस्से को सहोगे जिसने की सारी चीजें खो दी है। सियोन ने सारे हेवनली डीमन के मार्शल आर्ट को सीख लिया था तो उसके दिल में हेवनली डीमन के लिए ऐसे प्यार नहीं जग गया था, लेकिन उसके सिवाय उससे जो मूचोन से जितनी नफरत करती थी वो हेवनली डीमन कल्ट से भी उतनी ही नफरत करती थी। लेकिन उसको पता था कि अगर उसकी जो याददाश्त है वो हेवनली डीमन से कनेक्टेड नहीं होती उसके जिंदा होने के बाद में तो चीजें इस तरह से नहीं बदलती। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसके बदला लेने की इच्छा थी मूचोन से, क्योंकि उन्होंने उसके मास्टर पाम एम्परर और साथ ही में वो इंसान जिससे वो प्यार करते थे वो उनको मार दिया था और इसीलिए उसने अपने आप को प्रेशर किया और वो हेवनली डीमन बन गई। और क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मूचोन से बदला लेना जब तक कि वो हेवनली डीमन कल्ट की ताकत ना ले ले, और इसीलिए ये औरत अभी 46वीं हेवनली डीमन बन चुकी है हेवनली डीमन कल्ट की सियोन। और इसी के साथ में हमें पता जाता है हेवनली डीमन सियोन और कहीं और काम सीन देखते हैं जहाँ पर कि जंगलों के अंदर एक घर होता है और वो अपनी आंखें खोलकर ऐसे एक जगह पर बेड पर लेटा हुआ होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता है। मारा और वो जो टाइगर होते हैं इयुन वो उसको देख रहे होते हैं। मारा बोलते कि वुमन, और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और मारा उसके चेहरे वगैरह को साफ करती है और उसको पानी पिलाते हुए बोलती कि सीजन और मौसम बदल चुका है और आखिर तुम कब उठने वाले हो वुमन। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि बर्फ गिर रही होती है और बर्फ भी गिरनी बंद हो जाती है और एक लड़की आती है और वो तीर से मैसेज मारते हुए बोलते हैं कि ये इस सब के बीच में सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आई हूँ। और जब वो तीर चलाती है तो वो मारा के उधर पास में जाकर लगता है और बाद में हम देखते हैं कि मारा दरवाजा खोलती है और कहती है कि एक और मौसम जा चुका है वुमन, और वुमन तुम्हारे जो माता पिता और गुनाह है वो कहीं से गायब हो चुके हैं और तुम्हारे लिए लेटर छोड़ के जा रहे हो और मैं वुमन, और मुझे पता था कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इसीलिए मैं भी अब यहाँ से जा रही हूँ और अगर जब मैं तुमसे वापस मिलूंगी तब भी तुम इसी हालत में हुए तो मैं वापस तुम्हें कभी नहीं और शायद मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हें इस सारे दर्द से मुक्त कर दूंगी और प्लीज अपना ध्यान रखना वुमन। और ऐसा बोलते हैं वो भी वहां से चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये कि मारा के जाने के बाद में भी 3 दिन गुजर चुके होते हैं और गेट के उधर इयोन जोर से गुर्रा रही होती है और एक लड़की बोलती है कि ये 3 दिन हो चुके जब से कि वो मारा यहाँ से जा चुकी है। और एक लड़की बोलती भले वो कितना भी ज्यादा उसका मार्शल आर्ट हाई हो लेकिन उसको पानी पीने की तो जरूरत होगी और प्लीज टाइगर यहाँ से रास्ते से हट जाओ, और वो टाइगर रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही होती। एक लड़की बोलती नहीं तो हमारे पास में और कोई रास्ता नहीं है और वो मून को बचाने के लिए और मैं माफी चाहती हूँ लेकिन हमें ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से जाना होगा। और दूसरी लड़की बोलती कि हाँ हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बीच में से एक बंदा आ गया तो कहता है रुको, और आखिर मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं प्रिंसेस से डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए कहूँ और मैं जाकर इस छोटी चीज को मार डालूंगा। और वो टाइगर अभी भी गुर्रा रहा होता है। सामने वाला बंदा ची वाली तलवार का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि एक इंसान को बचाने के लिए मैं ये सब कर रहा तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। लेकिन जब वो इयुन को मारने ही वाला होता तभी वुमन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बंदा बोलता है रुको तुम, और हम देखते हैं कि वुमन ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। एक लड़की कहती फाइनली तो तुम उठ गए, और वो दूसरा बंदा बोलता है कि वो इसको गलत मत समझना और हमने ये बस तुम्हें बचाने के लिए किया था। और इयुन वुमन को देखकर रो रही होती है। वुमन उसको देखते हुए बोलता है कि इयुन और मैं माफी चाहता हूँ मैंने तुम्हें इतना लंबे समय तक इंतजार कराया। और जब वो इयुन को हाथ लगाता है तो अचानक से बहुत ज्यादा जैसे रोशनी होने लगती है। दूसरे लोग वो देखते हुए आखिर ये सब क्या हो रहा है यार, और अचानक से वो टाइगर बहुत बड़ी होने लगती है और एकदम जैसे बड़ी हो चुकी होती है। और वो बंदा जो उसको मारने वाला होता है वो मन में सोचता है इतना खतरनाक प्रेशर यार, और मेरी पूरा शरीर ही अभी कांप रहा है। और वुमन मन में सोचता है क्या इतने समय तक मेरा इंतजार करने से तुम इतने ग्रो हो चुके हो, या फिर ये मेरे अभी अभी जो नई मुझे ताकतें मिली उसके कारण तुम अपने सेल से बाहर निकल गई। और इयुन उसको गले लगाती है और वुमन भी उसको गले लगाते हुए बोलता है कि तुम सच में बहुत बड़ी हो गई इयुन। और एक बंदा बोलता है कि ये तो सिल्वर फर टाइगर है। नहीं, दूसरी लड़की बोलती नामुमकिन, और मैंने बस उनके बारे में सुना ही है।
एक और लड़की बोलती हाँ मैंने ये तो सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा लाइट दिखाकर एकदम से बड़े होते, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। और वुमन उस टाइगर के ऊपर बैठते बोलता चलो और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और मारा की और इयोन की मदद करने के लिए, और मैं इस कर्ज को एक दिन जरूर चुकाऊंगा। तो आगे वो लड़की बोलती क्या तुम इस जगह को इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हो? वुमन बोलता कि हाँ मुझे अपने माता पिता को ढूंढने जाना, तो प्लीज समझने की कोशिश करो। आगे वो लड़की बोलती मैं समझ गई, और सच में ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि तुम अभी जिंदा हो, ये चीज हम सीक्रेट रखे, राइट? वुमन बोलता बिल्कुल, और इस तरह से मैं मूचोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा आजादी से और फ्रीली हमला कर सकता हूँ। और आगे वो दूसरी लड़की बोलती क्या तुम भी गैंशु के कैसल में जा रहे हो उस मारा की ही तरह? वुमन बोलता कि हाँ मैं जा रहा हूँ। दूसरी लड़की बोलती तो प्लीज अपना ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म है और साथ ही में डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट, वो दोनों उस जगह पर युद्ध कर रहे हैं। वुमन बोलता थैंक यू, और मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ में बोलता चलो यहाँ से चलते हैं इयोन। और हम देखते हैं कि लड़की बोल रही होती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? और यंग मास्टर आप ठीक नहीं लग रहे हो, और लगता है आप कुछ ज्यादा ही कांप रहे हो। और वो यंग मास्टर बोलता है मैं शुरू से ही ठीक था यार, और आखिर मैं जो कि वेस्ट जीरो गेट सेक्ट का हेड हूँ, मैं इस तरह से थोड़ी डरूंगा। और अगर तुम लोग भूल नहीं गए हो तो जो वो उनके पिताजी थे वो भी वेस्ट जीरो गेट सेक्ट से ही थे, जिससे ये बंदा अभी हेड है उसका। और वो तीनों लड़कियां उसको देखती और मन में सोचती आखिर जो वो मिस्टीरियस सेक्ट का आखिरी मेंबर द वेस्ट जीरो गेट सेक्ट, और उसका आखिरी मेंबर इस जैसा इंसान कैसे हो सकता है यार। और आगे हम देखते हैं कि सियोन का सीन, जहाँ पर कि उसकी जो मेमोरीज थी उसके बाद में उसको इस्तेमाल करके उसने सारे हेवनली डीमन कल्ट के सारे डेमोनिक आर्ट्स को सीख लिया। और सच में उसको अभी समय की जरूरत थी जिससे कि वो उन सारे मार्शल आर्ट को पूरी तरह से अपना सके। और पीछे एक लड़की बैठी होती है, सियोन वो सारी चीजों को अपनाती है और उसका रूप पूरा बदल ही जाता है। और अब वो असलियत में एक हेवनली डीमन बन चुकी है, और वो अभी जो उसके मास्टर द पाम एम्परर थे उनसे भी एक लेवल ऊपर तक जा चुकी है, और द अनपैरेलल्ड मास्टर। और सियोन बोलते कि चलो अच्छी बात है, और तुम कौन हो? तो पीछे एक जो लड़की होती है वो बोलती कि मेरा नाम सा ग्योम है, और मैं डार्क स्वॉर्ड फैमिली की एक वॉरियर, और मैं आपका इंतजार कर रही थी आपको यहाँ से एस्कॉर्ट करने के लिए। तो सियोन बोलती ओ मैं समझ गई, और वो मन में सोचती ये तो बस शुरुआत है मूचोन, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर हेवनली डीमन कल्ट कितना डरावना है, जहाँ पर कि असली हेवनली डीमन रहता है वो तुम्हारी क्या हालत कर सकता है। और हम वो बोलते कि चलो और मुझे हमारे कल्ट का हाइड आउट तुरंत दिखाओ। और वो लड़की बोलती समझ गई। और जब पहले वाला हेवनली डीमन द फीस्ट लॉर्ड हेवनली डीमन मर गए थे मूचोन के हाथों से, तो हेवनली डीमन कल्ट को अपने इतिहास में सबसे बुरे साल देखने पड़े थे। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, और सबसे पहले जो फीमेल हेवनली डीमन है सियोन, उसके पास में इनक्रेडिबल ताकत थी, और वो अब तक की सबसे ताकतवर हेवनली डीमन कही जा सकती थी। और वो सभी लोग बोलते कि हेवनली डीमन आ चुकी है और हमारे हेवनली डीमन की उम्र लंबी हो। और सियोन उनके ऊपर उड़ रही होती है, और वो लोग रोते हुए बोलते हैं कि लॉन्ग लिव हेवनली डीमन कल्ट, और वो नारे लगाए जा रहे होते। और वो लोग बोलते हैं कि फाइनली द हेवनली डीमन। और सियोन बोलते हैं कि बहुत अच्छे, और इतना नंबर्स काफी है, लेकिन तुम देखना मूचियोन। और इसी के साथ में हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वुमन जो स्पेयर डीमन का बच्चा होता है उसके छाती पर हाथ रखते हुए सोचता है कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर गलत हो रही है, और यहाँ तक कि उसकी हड्डियां और ब्लड फ्लो भी अब नॉर्मल हो चुके। और वो बोलता हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। और इसी के साथ में सोचता सबसे पहले मुझे सारी जो गलत चीजें हैं उनको मेरे सेलेस्टियल ब्रश स्वॉर्ड स्टाइल से काटना होगा। और वो उसके शरीर के अंदर की बीमारी को काट रहा था। आगे वो बोलता उसके बाद में मैं उन सारी चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करूंगा, और वो भी अपने अनब्रेकेबल सेलेस्टियल मास्टर के इमोर्टल आर्ट से। और ये थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम्हें सहना होगा। और इसी के साथ में वो उस बच्चे का इलाज कर रहा होता है। और वो मुन ने अपनी पूरी कोशिश की थी स्पेयर डीमन के बच्चे का इलाज करने के लिए, और अपनी सारी चीज को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके। और सुबह तक तो ये सारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका था। वो मुन बोलता कितनी अच्छी बात है नहीं। और भूतकाल वाला जो मैं था वो ऐसी चीज हासिल करने के बारे में सपना भी नहीं देख सकता था। और आखिर स्पेयर डीमन कितना खुश होता अगर वो जिंदा होता ये देखकर तो। और आगे वो सोचता लेकिन चलो, और अभी मैं बहुत ज्यादा एक खतरनाक चीज करने वाला हूँ, तो मैं इस बच्चे को अपने साथ में नहीं ले जा सकता, और उसको यहाँ पर बड़े होते देखना ये उसके लिए बहुत ज्यादा ठीक रहेगा अभी कुछ समय के लिए। और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो मैं ऑफिशियली तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, और उस समय तक तुम्हें एकदम हेल्थी रहना होगा। और जो वुमन था उसने जो स्पेयर डीमन ने यहाँ पर अलग अलग किताबें छोड़ी थी मार्शल आर्ट की वो पढ़ी, और वो स्पेयर डीमन के पोजीशन थी उसके मार्शल आर्ट की। और बाद में वुमन को यह समझ में आया कि ये उस बच्चे के सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी, और इसलिए उसने वो सीक्रेट टेक्निक वगैरह विंड फ्यूरी स्टॉर्म और अलग अलग टेक्निक खुद की लिखी और एक किताब लिख दी। और वुमन बोलता इससे इसकी मदद होनी चाहिए, और चलो तब तक अगली बार के लिए हम मिलते हैं। और इसी के साथ में वहां से चला जाता है। और जो स्पेयर डीमन का बच्चा होता है उसकी आंखें खुलती है और कहता है एक मिनट आखिर ये क्या, और मेरे बॉडी के अंदर आखिर दर्द क्यों नहीं हो रहा और क्यों। और अचानक से वो बाद में उस किताब को देखता है, और उसमें लिखा होता है कि मैं कोई ऐसा हूं जिससे कि तुम्हारे पिताजी ने एक एहसान मांगा था तुम्हारे भविष्य के लिए मास्टर। आगे वुमन लिखता है कि समझने की कोशिश कीजिए, और मैं अभी तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ तुम्हें पर्सनली सिखाने के लिए, और इसलिए मैं तुम्हें बस टेक्निक के बारे में लिख के बताने वाला, और जब तक हम लोग वापस मिले तब तक तुम ट्रेनिंग करना।
और वो बच्चा वहाँ पर साइड में देखता है और उसके पिताजी के पास में जो चीज़ होती है वो देखता है और उसका पिताजी और थैंक यू मास्टर, और मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और इंतजार करूंगा जब तक मास्टर और पिताजी वापस नहीं आ जाते, और ताकि मैं आपको निराश ना करूं। और इसी के साथ में बोलता थैंक यू वेरी मच। आगे हम देखते हैं कि वुमन एक लेटर को देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि गुन्हा अभी पिछले कुछ समय से गायब हो चुकी है, और मैं अलग अलग गेंशु कैसल के वहां पर पूछे जा रहा था, लेकिन वहां पर वो वही गए होंगे और हम लोग अभी गेंशु कैसल की तरफ जा रहे, तो तुम्हें ये चीज याद रखनी होगी। और वुमन मन में सोचा कि ये तो मेरी मम्मी की हैंड राइटिंग है, और गुन्हा और आखिर वो अच्छी सी बच्ची अचानक से गायब क्यों हो गई, और ये मत बोलना कि जो सेम चीज सियोन के साथ में हुई थी वो उसके साथ में भी हुई है, और आखिर मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है। और अचानक से वो अपना दिल पकड़ता और कहता डैम इट, और मैं पिछले कुछ समय से बहुत लंबे समय से ऐसे पड़ा हुआ था और मैंने ये बचे हुए अपने गुस्से को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं भले कितनी भी कोशिश करूं लेकिन मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बास्टार्ड जिन्होंने कि मेरे नाना जी और जूनियर सिस्टर को मार दिया, और मुचोन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इसी संग वो मुन उसने ये बहुत सारी चीजों के बारे में सोचा था जब वो अपने उस झोपड़ी के अंदर ऐसे पड़ा रहा था, और सबसे पहले बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर जैसे झरने की तरफ बह रहे थे, और उसके नाना जी की मौत का दुख और साथ ही में सियोन की मौत का भी दुख, और वो गुस्सा जो कि उसको मुचोन के सामने लग रहा था, और अपने खुद से घिन आना, खुद पर गुस्सा आना क्योंकि वो उस सब लोगों की रक्षा नहीं कर पाया जिनसे वो प्यार करता था, और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। और इसी तरह से समय जाता रहा, और जितना ज्यादा समय जा रहा था उतनी ही ज्यादा वो फीलिंग्स और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, और बाद में वो उन इमोशन के अंदर इतना ज्यादा डूब चुका था कि उसको ऐसा लगा जैसे वो गायब भी हो चुका है। और जब ये सारी चीजें अपने टॉप तक पहुंच चुकी थी तो सारी चीजें रुक गई, और अचानक से भले ही सारी चीजें रुक चुकी थी और वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, और एकदम कंप्लीट वॉइड, मतलब कुछ भी नहीं। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जब बहुत सारा समय अपने वॉइड के अंदर बिताने के बाद में जहां पर कि कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो एकदम से उठा, और उसके रिजल्ट में एक स्टेज जिसके अंदर पहले उसने बस थोड़ा सा कदम ही रखा था और उसने पूरी तरह से अनपैरेलल्ड मास्टर के इस स्टेज को पूरी तरह से मास्टर कर दिया था। और हम देखते हैं कि वुमन अभी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और आगे हम देखते हैं कि वो एक जगह पर अपने थोड़े बाल काट रहा होता है और मन में सोचा कि अगर मैं अपने आप को बदले की आग में डुबा दूंगा तो मेरा जजमेंट पूरी तरह से अंधा हो जाएगा और मैं अपनी इंस्टिंक्ट को भी मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, और उसके भी सिवाय जो नाना जी और सियोन थे वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास होंगे अगर मैं इस तरह से बुरी जिंदगी जीऊंगा तो। और वो अपने बाल काटते हुए मन में सोचा कि मैं उस मुचोन से अपना बदला तो लूंगा ही, लेकिन अपने आप को उसके अंदर खोऊंगा नहीं। और तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो साइड में देखता है, और हम देखते हैं कि कहीं पर कुछ लोग होते हैं और वो लोग एक औरत को मार रहे होते हैं और बोलते हैं कि हाँ, और तुम्हें दुख में देखना सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और चलो इसको और मारो। और तभी वो वहां पर आते हुए बोलते हैं कि तुम कोई साधारण लुटेरा का ग्रुप नहीं हो नहीं। और वो लोग बोलते तुम आखिर कौन हो और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वुमन बोलता है तुम में से हर एक इंसान एक जेनिथ स्टेज पर है मास्टर के, लेकिन चलो। और इसी के साथ में वो उन 3 लुटेरों को तो एक बार में गर्दन काट लेता है, और वो बोलता है लेकिन अब ये मेरे लिए एक वार्म अप भी नहीं है। और सभी लोग बोलते हैं आखिर ये क्या था और आखिर ये बंदा है कौन। और तभी वुमन एक एक करके बाकी सारे लोगों के भी सिर काट देता है और एक बंदा बचाता है। वुमन बोलता तुम जरूर एट्रोस सैंडस्टॉर्म से होंगे राइट। और वो बंदा बोलता प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। वुमन बोलता मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और आखिर तुम दोनों ने ही अपने बीच की जो लड़ाई थी डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट और एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म, उन दोनों में तुम सभी लोगों को कितनी चोटें पहुंची। तो वो बंदा बोलता है कि हम में से कुछ 300 लोग मारे गए थे और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट के भी कुछ सेम ही डैमेज हुई है। वो मन में सोचा कि अगर एक साइड बहुत ज्यादा गुस्से से लड़ेगी तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इन लोगों की बस इतनी सी डैमेज में खत्म हो जाए, और दोनों साइड बस लड़ाई करने का नाटक कर रही थी। और हम देखते हैं कि वो मन में सोच रहा था कि जब स्वॉर्ड एम्परर ने वो सारी कहानी अपने उस सैंडस्टॉर्म की जो उस पावर एम्परर को बताई थी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, तो आखिर वो इतने आधे दिल से क्यों ही लड़ेगा। और जब तक कि यहाँ पर उन दोनों ही साइड के बीच में कोई सीक्रेट एग्रीमेंट ना हो तो ये रिजल्ट नहीं होगा, और कोई शक नहीं कि मुझे यहाँ से एक किसी चालबाजी की गंध आ रही है। और आगे बोलता चलो, और अभी जो एट्रोस्टियस सैंडस्टॉर्म है उसका मेन कैंप कहाँ पर है और मुझे बताओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। वो बंदा बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखेगा, और अगर तुम उस उधर से सीधे ईस्ट की तरफ जाओगे तो तुम्हें एक कैनियन दिखेगा, और बाद में उस कैनियन से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाना और तुम पहुंच जाओगे। वुमन बोलता है कि यही वो जगह होगी राइट, और चलो बहुत अच्छा, और उसका भी सिर काट देता है। और वुमन बोलता है जो ये सैंडस्टॉर्म है और साथ ही में डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट। और हम इस सैंडस्टॉर्म के एक जगह का सीन देखते हैं जहां पर कि वुमन मास्क पहनकर खड़ा होता है और मन में सोचता है कि चलो, और अच्छी बात है, और लगता तो नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, और मुझे यहाँ से सेंस हो रहा कि बहुत सारे ताकतवर लोग यहाँ पर इस जगह के अंदर है, और क्या मुझे वो मारा ने मुझे जो स्टेल्थ टेक्निक सिखाई उसको इस्तेमाल करके जाना चाहिए। और वहां से गायब होता है और एक बुढ़े आदमी के वहां पर पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हो कहता कि तुम एक सुपर मास्टर हो नहीं, और तुम्हें यहाँ पर जो भी चीजें इस सैंडस्टॉर्म के अंदर चल रही है इस इलाके में सब पता होगी राइट। और वो बंदा बोलता तुम कौन हो। वो मन बोलता मेरी बात अच्छे से सुनना और मैं बस एक ही चीज पूछूंगा,
और अगर तुम इस चीज का जवाब दे दोगे तो तुम्हें कुछ ज्यादा चोट नहीं लगने वाली है। वो बंदा मन में सोचता है एक एब्सोल्यूट मास्टर, और अगर मैं लापरवाही से हिला तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और उसको नहीं पता है कि वुमन हमारा एब्सोल्यूट मास्टर से भी एक स्टेज ऊपर वाला है। वो बंदा बोलता है आखिर तुम क्या जानना चाहते हो। वुमन बोलता है क्या तुमने इन लोगों को कभी देखा है, उनके बारे में सुना भी है। और वो कुछ तस्वीरें दिखाता है और आगे वो बंदा बोल रहा था कि एक कुछ मिडिल एज के कपल्स और एक लड़की, और मैंने उनके बारे में कभी ना ही सुना है ना ही देखा है। और वुमन मन में सोचता है कि उसकी आवाज से सच्चाई सुनाई दे रही है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। वुमन बोलता है अगर ऐसी बात है, और तभी वो सोचता है कि एक मिनट कोई इस तरफ आ रहा है और ये एनर्जी एक काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान जो कि डेथ किंग जितना ताकतवर है। और अचानक से वो उस बंदे की गर्दन काट देता है और वहां से कहीं गायब होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह के अंदर एक बुढ़ा आदमी आता है और कहता है कि ओए, और आखिर तुम्हें लगता है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो। और हम देखते हैं कि ये एक पाम से हमला करता है और बोलता है कि सरप्राइजिंग द इंपीरियल एम्प्रेस। और वुमन भी अपनी पाम से एक हमला करता है और दोनों के हमले टकराते। वुमन मन में सोता वो ताकतवर तो है, और पीछे से एक बंदा आता है कहता है कि मैं भी यहीं पर हूँ। और हम देखते हैं कि ये मर्डरस विंड लीडर गाम आक होता है और वो वुमन पर एक हमला करता है। और वुमन अपनी तलवार से उसको रोकते हुए मन में सोता है इस तरह से तो वो लोग सेम क्लास में डेथ किंग के ही जैसे, और जिससे कि मैं उस दिन मिला था, और ये लोग सच में मूचोन से ही लग रहे पक्का। और उससे भी ज्यादा मुझे सेम एनर्जी इनसे महसूस हो रही जो कि मुझे डेथ किंग से महसूस हुई थी। और मुझे अभी के लिए तो यहाँ से भाग के जाना होगा। और इसी के साथ में वो कूदते हुए वहां से चला जाता है। एक बंदा कहता है किसने सोचा होगा कि वो इतनी तेजी से भाग सकता है यार। दूसरा बंदा बोलता है कि वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल बंदा है और उसका मार्शल आर्ट एटलीस्ट कम से कम हमारे जैसे सेम लेवल पर है। और वो लाल बाल वाला बंदा बोलता है कि आखिर तुमने उसको यहाँ पर आते हुए नोटिस कैसे किया। दूसरा बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पर इस टेंट के आसपास में जा रहा था जब मुझे कुछ महसूस हुआ, और अगर मैं उधर इतना करीब नहीं होता तो मैं भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। दूसरा बंदा बोलता कितना शॉकिंग है नहीं, और किसने सोचा होगा कि हमारे ही जैसी स्किल्स वाला कोई इंसान इस मुहिम में होगा। और वो मन भागते हुए मन में सोच रहा होता है कि चलो, और अभी इस जगह पर मुझे पछताने से कोई मतलब नहीं है, और मेरे जो सवाल है उनका मुझे जवाब मिल चुका। और अंत में जो ये एट्रोस सैंडस्टॉर्म है ये बस मूचोन की एक कठपुतली है, और डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट वो भी सेम सिचुएशन में होंगे क्योंकि वो भी इसी सैंडस्टॉर्म की ही तरह सेम बोट में एक ही नाव में। और क्योंकि जो ब्लैक बुल गैंग है और जस्टिस कोलाजन जो कि उनकी साइड पर नहीं है, मूचोन ने जरूर इन दोनों को ही अंधेरे में छुपकर मैनिपुलेट किया होगा, और ताकि ये दोनों ही फोर्स का इस्तेमाल कर सके जो कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट है, और उनको पूरी तरह से मतलब फायदा मिलेगा। और इसीलिए इन लोगों ने इस सैंडस्टॉर्म को भी सीन में ला दिया। और अगर डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट यहाँ पर इस सैंडस्टॉर्म से लड़ेगा तो जस्टिस कोलाजल और ब्लैक बुल गैंग उनको भी अपनी फोर्स को यहाँ पर लाना होगा बिना सोचे समझे। और ये देखते हुए कि आखिर चीजें किस तरह से चल रही, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो जरूर सही होगा। और अगर ऐसी बात है तो मुझे इस एट्रोस या सैंडस्टॉर्म को पहले खत्म करना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर दो अनपैरेलल मास्टर है जो कि जिनके सामने कि मैं दोनों से तो एक साथ में जीत ही नहीं सकता, और मेरे पास में अकेले से जीतने का तो कोई चांस नहीं, और इसीलिए मुझे दूसरे फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं गवर्नमेंट और अथॉरिटी को अपने साथ में मिला सकूं तो ये शायद पॉसिबल है। और मैंने सुना तो है कि गैंसू का जो डायरेक्ट कैपिटल फोर्स है जो कि यहाँ पर सिपाही को कंट्रोल करता है गैंसू कैसल में, वो सीधा यहीं पर है। और वो उस तरफ जाते हुए सोचता है कि चलो यहाँ से चलते इयोन, और वो सोचता सबसे पहले मैं लैंगजो की तरफ जाऊंगा। और वहां पर हमें पता जाता है कि ये डायरेक्ट कैपिटल की एक फोर्स होती है। और वुमन मन में सोचता है कि अगर मुझे उनकी मदद मिल जाएगी तो मैं एक रास्ता ढूंढ सकता हूँ अपने पेरेंट्स और गुनहा के बारे में पता लगाने का, और साथ ही में मुझे मिलिट्री के सिपाहियों की भी मदद पड़ेगी ताकि मैं उस सैंडस्टॉर्म को हरा पाऊँ। लेकिन मैं अपनी पहचान को यहाँ पर सेम समय पर इनको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी पहचान इनको पता चलेगी तो जो मूचोन के लोग हैं वो अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा कर देंगे मुझे मारने के लिए, और फिर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो नीचे देखता है तो एक घोड़ा गाड़ी जा रही होती है, और वो मन में सोचता है कि वहां पर उस घोड़ा गाड़ी के पास में जो औरत है वो सच में एक ताकतवर मास्टर है, और वो एक एब्सोल्यूट मास्टर के लेवल पर है, और मुझे यहाँ पर ध्यान से मूव करना होगा। और इसी के साथ हमारा कि जो वुमन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये गैंशु कैसल के अंदर का जो वातावरण है ये काफी ज्यादा शांत है, और यहाँ तक कि एक महान लुटेरा का ग्रुप जो कि एस्ट्रोस या सैंडस्टॉर्म नाम का कहा जाता है उसके होते हुए भी, और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सच में यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि हम उस सैंडस्टॉर्म के लोगों को या तो मुरिम की एक फोर्स का या फिर एक मर्डरर के रूप में कहे, और सच में लेकिन गवर्नमेंट के पास में काफी ज्यादा अच्छा बहाना भी है उन सभी लोगों को मारने का, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है। और तभी वो सोचता है कि एक मिनट आखिर ये क्या है, ये तो उसकी एनर्जी लग रही है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि ब्लेड एम्परर के रुकने की जगह वहां पर वुमन पीछे से आते हुए बोलता है कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, ब्लेड एम्परर कहता आखिर ये कौन है। तो वुमन बोलता प्लीज शांत हो जाए, और ये मैं हूँ संग वू मून। ब्लेड एम्परर कहता एक मिनट, और संग वू मून। वुमन बोलता आखिर आप कैसे हो। ब्लेड एम्परर कहता नामुमकिन। और वो मन में सोचता कि एक मिनट, और अभी कुछ 1.5 साल के आसपास ही हुआ जब मैंने लास्ट टाइम उसको देखा था, और अभी तो वो बस 23 साल के होना चाहिए राइट, और उसने ऑलरेडी मुझे भी पीछे छोड़ दिया ताकत के मामले में। और ब्लेड एम्परर बोलता कि वाह, और तुमने एब्सोल्यूट स्टेज को भी अवेकन कर लिया और एक नए वाले स्टेज पर भी चले गए, वो भी बस 1.5 साल में। और मुझे सच में तुम्हारे ऊपर गर्व होने की जगह मुझे खुद भी निराश हो रहा है यार।
वुमन बोलता है कि हाँ, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि बहुत सारी चीजें हुई थी जिसके कारण कि मुझे ऐसा बनना पड़ा। ब्लेड एम्परर बोलता है कि बैक सेंग अन, मतलब कि पाम एम्परर का वो नाम बोलता है। वो बोलता है कि वो बास्टर्ड जरूर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होगा ना, और चांद पे चढ़ गया होगा ये सोचकर तो कि उसका जो पौधा है वो सच में इतनी कम उम्र में इतना ग्रो हो चुका है। तो वुमन वो सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है कि नाना जी वो अब और नहीं रहे। ब्लेड एम्परर कहता क्या, और ये मत कहना कि वो बास्टर्ड मर गया, नहीं राइट। वुमन ऐसे उसको बस इशारे में हाँ बोलता है। तो ब्लेड एम्परर वापस बैठ जाता है और कहता है कि एक मिनट, और वो हमेशा बार बार मुझे गुस्सा दिलाता था ये बोलते हुए कि वो गवर्नमेंट के कुत्तों से ज्यादा लंबी उम्र जिएगा और वो बेवकूफ दोस्त। ब्लेड एम्परर बताता है सबसे पहले मैं और पाम एम्परर तब मिले थे जब मैं सबसे पहले अपने एक मिशन पर गया था रॉयल नाइट के रूप में, और वो सच में काफी ज्यादा अच्छा राइवल था और इसीलिए हम बहुत ज्यादा लड़े, लेकिन लड़ने के साथ में हम करीब भी आए। और बहुत बार ऐसा भी हुआ था जब हमने साथ में मिलकर बहुत सारे काले फैक्शंस को खत्म किया था। और भले ही हम लोग जब हमारी जवानी चली गई बाद में ज्यादा मिले नहीं, लेकिन फिर भी हम उतने ही करीबी थे। और आगे वो ब्लेड एम्परर कहता कि आखिर ये किसने किया। वुमन बोलता है कि एक मिस्टीरियस फोर्स जिसको कि मूचोन कहा जाता है। ब्लेड एम्परर कहता कि वो तो ऐसी बात है, तो ऐसी चीजें हुई हाँ अंधेरे के अंदर। और आगे वो बोलता किसने सोचा होगा कि जो एट्रस या सैंडस्टॉर्म है और यहाँ तक कि डार्क हॉर्स मार्शल सेक्ट वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जिसको मूचोन कहा जाता है। लेकिन हमारे पास में अभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है मूचोन के बारे में, और सबसे पहले उनको भी अलग अलग समझता था। और चलो यहाँ पर जहां तक बात रही तुम्हारे माता पिता और वो लड़की जिसका नाम गुन्हा है उनको ढूंढने की, वो भी मेरे मिलिट्री की ताकत का इस्तेमाल करके, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मेरे जैसा एक एम्बेसडर कर सकता है और वो डिसाइड नहीं कर सकता मैं। तो वुमन बोलता अगर ऐसी बात है। ब्लेड एम्परर कहता लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक इंसान से मिला सकता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और चलो एक पल के लिए रुको। आगे हम 1 घंटे बाद का सीन देखते जहां पर कि ब्लेड एम्परर बोल रहा होता है कि इज्जत से, और वो मोनार्क मोक्योंग है हमारी राजकुमारी। तो वुमन बोलता है कि मेरा नाम संग वुमन है और आपसे मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। तो मोक्योंग बोलती है कि ये सारी चीजें भूल जाओ और खड़े हो जाओ। वुमन बोलता है थैंक यू, और वो मन में सोचता है कि वही है जिसको कि मैंने मेन गेट पर पहले देखा था, और वो जो उसके साथ में लड़की है वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है। और यहाँ पर इस इंपीरियल कैसल के अंदर भी 3 एब्सोल्यूट मास्टर है, और उनमें से एक ये फीमेल मार्शल जनरल है, और यून हेरिन जो कि द फॉर्मलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड है। और वो मन में सोचा ये साथ में एक नौजवान और ब्यूटीफुल फीमेल मार्शल जनरल है, और उसके सिवा उसका मार्शल आर्ट इतना अमेजिंग है कि वो इन सभी लोगों में भी बहुत ज्यादा फेमस है। मोक्योंग बोलते कि तुम चाहते हो कि हमारी मिलिट्री बीच में पड़े और तुम्हारे परिवार को ढूंढे और साथ ही में एट्रोस या सैंडस्टॉर्म से भी निपटे, और क्या ये चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कि तुम्हारी जो पोजीशन है एम्बेसडर की, जो कि बस गर्वशाली से नाम है तुम्हारा, तो वो जो पोजीशन बहुत ही ज्यादा छोटी है ये सारी रिक्वेस्ट करने के लिए। वुमन मन में सोता तो वो चाहते कि मैं गवर्नमेंट की एक बड़ी पोस्ट पर रहूं। वुमन बोलता मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है गवर्नमेंट की एक पोस्ट पाने का। मोक्योंग बोलती भले इसका मतलब कि तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो। वुमन बोलता अगर ऐसी चीज होगी तो मैं बस यहाँ पर किसी सिपाही को एक हॉस्टेज और बंदी बनाकर उनको धमकी दे सकता हूँ, जैसे कि आपको। मोक्योंग कहते क्या, और ब्लेड एम्परर मन में सोचा कि आखिर किस तरह की बकवासें कर रहा है वो भी मोनार्क के सामने। और मुझे पता है कि जो पाम एम्परर है वो इंपीरियल फैमिली के साथ में बात करने में बहुत ही ज्यादा घटिया था, लेकिन ये बास्टर्ड तो और भी बेकार है यार। आगे हम देखते हैं कि साइड में जो वो दूसरी एब्सोल्यूट मास्टर होती है वो कुछ हमले करती है, और वुमन बस ऐसे खड़े खड़े उन हमलों को रोक देता है। वो मास्टर मन में सोचे 1 मिनट, और उसने मेरी फॉर्मलेस फ्लाइंग आर्ट को बस अपनी सेल्फ डिफेंस की ताकत से रोक लिया। और वो बहुत ही ज्यादा नौजवान है, लेकिन उसने ऑलरेडी इतने खतरनाक मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया, ये मत बोलना कि वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। वुमन मन में सोता है फॉर्मलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड यून हेरिन, और वो ना ही 8 हेवनली मार्शल एम्परर में से एक है, ना ही 6 ट्रांसेंडेंट्स में से, और वो जरूर यहाँ पर उन एब्सोल्यूट मास्टर के लेवल पर होगी जो कि मूचोंग में के अंदर मैंने पहले देखे थे। और आगे हम देखते हैं कि जो मोक्योंग होती है वो बोलती शांत हो जाओ यून हारिन बोलती मैं माफी चाहती हूँ मोनार्क मोक्योंग। और मोक्योंग बोलती कि हॉस्टेज बोल रहे हो तुम मुझे हॉस्टेज बनाने के, लेकिन बहुत ही बेकार चीज है कि तुम उतने भी बुरे लगते नहीं हो। वुमन बोलता है कि हाँ पहले वो चीज थी, लेकिन अभी तो मैं अपने खुद को भी धोखा दे सकता हूँ जो मेरे रिलेटिव है उनको बचाने के लिए। मोक्योंग बोलती है कि ठीक है चलो, और अगर तुम हमारे गवर्नमेंट की पोस्ट इतनी बुरी तरह से नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन जो एट्रोस या सैंडस्टॉर्म है उसको हराना मेरे लिए भी एक आसान टास्क नहीं है, और इसीलिए मैं उसके बदले में मुझे कीमत चाहिए। वुमन बोलता है आखिर तुम क्या चाहती हो। तो मोक्योंग बोलती कि 2 लोगों को मेरे लिए मार दो, और वुमन कुछ बोल नहीं पाता थोड़ी देर के लिए। आगे वो बोलता है आखिर वो कौन लोग हैं जिनको तुम चाहते हो कि मैं मारूं, और अगर वो मरना डिजर्व करते तो मैं उनको मार दूंगा। तो मोक्योंग बोलते कि सबसे पहला वाला वो है डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर जो कि गैंशु के अंदर है, और दूसरा है जिन च्योंग जो कि हमारा चीफ एनएच है। और आगे जो दूसरी वो एब्सोल्यूट मास्टर होती है वो बोलती है कि हमें पता चला था कि जो जिन च्योंग है वो चीफ एनएच वो अभी एस्ट्रोच या सैंडस्टॉर्म के साथ में मिला हुआ है, और वो नॉर्मली उसको वहां से बहुत सारी घूस वगैरह मिलते रिश्वत।
आगे मोक्योंग बोलते कि भूतकाल में जब एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म यहाँ से गेंशो से बाहर निकलकर सेंजी में जाने की कोशिश कर रहा था, तो चीफ एनएच ने यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर दिया था उस कैपिटल ऑफिसर को कि वो उनको ऐसे जाने दे एकदम आंख बंद करके। ब्लेड एम्परर कहता जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता है, और अनगिनत लोग मारे गए थे उस सैंडस्टॉर्म के हाथों से, और इसीलिए लीडर और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग उनसे निपटेंगे। लेकिन हर बार जो चीफ एनएच है उसने हमारी सारी चीजों को नाकामयाब कर दिया, और भले ही हम ये इनको मारना तो नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जिंदगी है जो कि इनको मार कर बचाई जा सकती है। और मोक्योंग बोलते कि दूसरे शब्दों में तुम्हारे और हमारे लक्ष्य अंत में सेम ही है, और एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म को मारना। और ऐसा करने के लिए जो चीफ एनएच है और साथ ही में जो डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर है, वो दोनों हमारे सबसे बड़े रास्ते के पत्थर है। और वुमन मन में सोचा जब तक कि जो लीडर वो बस मेरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है तो मैं उस पर शक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ब्लेड एम्परर पर भरोसा है। वुमन बोलता ठीक है चलो मैं उनको मार दूंगा, और उसके बदले में मैं तुमसे 3 एहसान चाहता हूँ। मोक्योंग बोलते आखिर वो क्या है। वुमन बोलता सबसे पहले ये जो किताब है ये रामी को दे देना, जो कि विंड स्वॉर्ड बैटेलियन की एक मेंबर है जस्टिस कोलाजन की। और वुमन मन में सोचा इस किताब के अंदर एक बॉडी आर्ट है जो कि वुमन ने तब लिखा था जब वो यून को राइट कर रहा था उस टाइगर को। और अगर रामी को बिना सोए मार्शल आर्ट सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है तो वो ये मार्शल आर्ट अपने सपने में सीख सकती है, जिस तरह से कि वुमन भी अपने सपनों के अंदर ही ट्रेनिंग करता ज्यादातर। और वुमन मन में सोचा रामी अगर तुम इसको मास्टर करोगे तो तुम भी एक एब्सोल्यूट स्टेज के ऊपर जा सकती हो और एक एब्सोल्यूट मास्टर बन सकती हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कि जब वुमन एक एहसान मांगता है कि जब वो रामी को वो किताब दे देना हो तो 2 और एहसान बचते हैं। मोक्योंग बोलते कि ये सिंपल चीज है और चलो दूसरे क्या चीज तुम्हें चाहिए। वुमन बोलता है कि प्लीज और अभी मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में थोड़े समय के लिए किसी को कुछ मत बताना, और साथ ही में प्लीज मेरे माता पिता और सियोल गुन्हा को ढूंढो किसी भी कीमत पर। मोक्योंग बोलते ये तीनों ही एहसान ये इतने भी मुश्किल नहीं जो तुमने मांगे हैं, और हम लोग इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं, लेकिन क्या सच में तुम्हारे कोई दिमाग में सोच नहीं है हमारे गवर्नमेंट के लिए काम करने की। और वो मन में सोचती कि यून हारिन वो सच में कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से जज करती है, और मैं चाहती हूँ कि वो इंसान ये वुमन भी मेरे साथ में रहे। वुमन कहता मैं माफी चाहता हूँ, और मोक्योंग कहती ठीक है चलो तो और ज्यादा इस चीज को लंबा खींचने की जरूरत नहीं और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब वुमन वहां से चला जाता है तो मोक्योंग बोलते कि वो इतनी जल्दी चला गया यार, और वो सच में काफी ज्यादा जोशीला है, लेकिन कितनी ये बेकार चीज है। ब्लेड एम्परर कहता कि मैं माफी चाहता हूँ जो उसने रूडनेस दिखाई उसके लिए। और जो वो दूसरी लड़की होती है वो भी मन में सोच रही होती संग वुमन। और हम देखते कहीं पर वुमन यून पर जाते हुए सोचता है कि अगर मैं जो वो डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर उसको पहले मारूंगा तो चीफ एनएच उसको उसके बारे में सुनकर एकदम से सतर्क हो जाएगा, और बाद में वो किसी तरह से अपनी सावधानी को बढ़ाकर गार्ड्स लगा देगा। लेकिन अगर मैं चीफ एनएच को ही पहले मार दूं तो भले ही डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर को इसके बारे में पता चल भी जाए तो उसको मारना इतना मुश्किल नहीं होगा। चलो सबसे पहले चीफ एनएच को मारने चलते, और उसके लिए मुझे सबसे पहले बेइजिंग की तरफ जाना होगा। और हम फॉरबिडन सिटी के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर कि वुमन एक गार्ड को बेहोश कर देता है और दूसरे को पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और बस मेरे सवाल का जवाब दो आखिर चीफ एनएच इस वक्त कहाँ पर है। तो वो बंदा कहता है वो वहां पर उस एनेक्स के अंदर, और वुमन उसको भी बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं कि एक कमरे के वहां पर वुमन आते होता है, यही वो जगह जिसके बारे में वो बंदा बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। और इसी के साथ में वो जमीन पर देखता है और कहता है कि 1 मिनट, और यहाँ पर जमीन के नीचे जगह है और जरूर अंडरग्राउंड रास्ता होगा। और इसी के साथ में वो अपनी ची का इस्तेमाल करके उस रास्ते के ऊपर एक छोटा सा गोल कट मारता है, और नीचे आते सोचता है किसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता भी होगा यार। और तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और तभी वुमन वहां पर जाता है, और जब वो गेट खोलकर देखता है तो हम देखते हैं कि एक बंदे को टॉर्चर किया गया होता है और वो मर गया होता है। एक बंदा बोलता है कि ये बच्चा सच में इस बार बहुत ज्यादा कमजोर था यार, और वो ऑलरेडी मर भी गया, और हम लोग आपके लिए एक दूसरा बच्चा लेकर आएंगे। और दूसरा बंदा बोलता है चीफ एनएच, और वेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर ये जितने भी नौजवान एनएच है वो हर दिन हमारे पास में आते हैं, लेकिन फिर भी इस जैसे नौजवान और एकदम खूबसूरत बच्चे को रोज रोज मिलना कितनी मुश्किल बात है, और इस शर्म की बात है कि मर गया। तो चीफ एनएच बोलता है कि हाँ, और ये सच में एक तरह का दूसरा ही मजा है इस तरह के बेहतर बच्चों को ढूंढने का, और जो बच्चे हमें खुश कर सकते हैं वो हर एक दिन पैदा होते रहते। तभी वुमन पीछे से आते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये सुराग है इनको देखते हुए लग रहा है कि तुम पिछले कई सालों से ये घटिया काम कर रहे हो, और आखिर तुमने कितने लोगों को मारा है। और एक बंदा कहता है आखिर ये कौन है। और तभी चीफ एनएच एक हमला करता है और कहता है कि तुम चूहे कहीं के और 18 ड्रैगन पाम्स। और वुमन मन में सोता है वो बेगर्स एक्ट का एक मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 18 ड्रैगन पाम्स का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके सिवाय उसने जो एनर्जी बाहर निकाल दी वो जब मार्शल आर्ट इस्तेमाल करते हुए निकले वो तो एकदम उस मूचोन की एनर्जी जैसी है। और तभी वुमन अपने दोनों हाथों को सामने लाता है और उन दोनों ही बंदों को हवा में उड़ा देता है। एक बंदा कहता है तुम बास्टर्ड, और आखिर क्या तुम्हें पता भी हम कौन है। और वुमन मन में सोता है कि ये जो एनएच की पोजीशन है इस एम्पायर के अंदर वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकत वाली होती है। अगर तुम इंपीरियल फैमिली को अलग रख दो तो ये सबसे हाई पोजीशन में आते। वुमन बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम डीमन जैसे बास्टर्ड्स। और सामने वाला बंदा बोलता है आखिर तुम क्या करने वाले हो, मेरी बॉडी
और हम देखते हैं कि वो दोनों ही हाथ में जो चाकू होते हैं एक दूसरे की तरफ सामने लाते और कहते नहीं नहीं। और वुमन बोलता तुम दोनों एक दूसरे को टॉर्चर करो और बाद में एक दूसरे को ही मार कर मजे लो। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते वुमन के द्वारा कंट्रोल होकर, और वो मर जाते। और उधर जो वो बच्चा होता है वो मर चुका होता है। वुमन उसको देखते हुए मन में सोचता है अगर अगर मैं बस थोड़ा सा तेज और आता तो मैं उसको बचा सकता था, और सॉरी। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन जब उस घर से भी बाहर निकल के जा रहा होता है वो मन में सोचता है ये जितने भी एनएच बास्टार्ड है ये इनकी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा डेमोनिक और बुरे काम कर रहे हैं। और जैसी उम्मीद थी यार, और मैं गवर्नमेंट के साथ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी उसको किसी औरत के हल्के से चिल्लाने की आवाज आती है। वुमन मन में सोचता नहीं वापस, और यहाँ पर कुछ औरतें भी चिल्ला रही है। और वो मन में सोचता नहीं, और यहाँ पर एक या दो नहीं लेकिन ज्यादा औरतें हैं। और ऐसा सोचते हुए वो एक और जगह पर जाता है और वो सोचता है एक मिनट यही वो जगह, यहाँ पर भी एक सीक्रेट रास्ता जो कि अंडरग्राउंड जाता है। और ये बिल्डिंग जो अंडरग्राउंड है ये जितना दिखता था उससे भी ज्यादा अंदर है यार। और जब वो नीचे आता है तो वहां पर कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज आती है, और हम देखते हैं कि मोटा सा आदमी बीच में होता है और 4 लड़कियां साइड में होती है। और वो आदमी कहता है कि ये सच में बहुत अच्छा है। और एक लड़की कहती है कि माय लॉर्ड प्लीज जरा मुझे भी देखिए। और दूसरी लड़की कहती है मुझे भी। और वो मुझे देखते सोता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। और वो मोटा आदमी कहता है कि छोटे भाई और क्या तुम भी मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। वुमन मन में सोता है एक मिनट, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने आप को छुपा के रखने की, लेकिन उसको तुरंत पता चल गया। और क्या वो भी मेरी ही तरह अनपैरेलल्ड मास्टर है। तो सामने वाला वो बंदा आता है कहता है कि हाँ, और तुम लड़की हो कुछ देर के लिए मेरा इंतजार करो। और वो अपने उस नहाने वाले बाथटब से बाहर आता है। वुमन उसको देखते हुए मन में सोता एक सेकंड रुको, और अगर वो एनएच है तो उसके शरीर का वो हिस्सा तो होना ही नहीं चाहिए था राइट, लेकिन वो बड़ी सी चीज तो पक्की। तो तभी वो बंदा आता है कहता ओ इसके बारे में, और मुझे ये नया मिल गया था जब मैं वापस एक अनपैरेलल्ड मास्टर बना था, और बाद में मैंने एक टोटल बॉडी मॉडिफिकेशन की जिससे ये ऐसा बन गया। वुमन बोलता क्या, और ऐसी कोई चीज पॉसिबल भी है। सामने वाला बंदा कहता है हाँ, लेकिन बुरी चीज ये है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी तब मार्शल आर्ट सीखने में बितानी पड़ी थी जब तक कि मुझे ये सब नहीं मिला। और जब एक बार मुझे ये मिल गया तो जब औरतों के लिए मेरी इच्छा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बाद में मैं पिछले कई दशक यहाँ पर इसी तरह से औरतों के साथ में बिताए जा रहा हूँ। और लेकिन सच में मैंने जितने भी हमारे इंपीरियल कोर्ट के अंदर के सबसे खूबसूरत औरतें थी उनको सीडियोस कर दिया। वुमन बोलता है कि एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा जब उसको इसके बारे में पता चलेगा यार। और किसने सोचा होगा कि वो एनएच जिसका कि उसने मेन पार्ट खुद कटवाया होगा वो इस जगह पर लाया गया, और बाद में वो कोर्ट की लेडीज के साथ में पिछले दशकों से ऐसे लेटे जा रहा है। तो वो सामने वाला बंदा कहता हाँ सही कहा यार। और जिस पल उसको ये पता चलेगा तो एम्परर को भी वहां पर पीछे लेट के मरना पड़ेगा। और वुमन मन में सोचा कि इसका जो ओरा है वो मूचोन के मास्टर से तो अलग लग रहा है, और ये थोड़ा सा अलग है लेकिन मुझे उससे कोई बुराई महसूस नहीं हो रही है। और वुमन बोलता है बाय एनी चांस क्या तुम्हें मूचोन के बारे में पता है। सामने वाला बंदा कहता है हाँ मूचोन, मूचोन ओ हाँ सही कहा, ऑफकोर्स मुझे उसके बारे में पता है। और क्या वो लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वुमन बोलता कितना शॉकिंग है नहीं। और किसने सोचा होगा कि एक अनपैरेलल्ड मास्टर जो कि मूचोन के भी बाहर एग्जिस्ट करता होगा, तो और उसके सिवाय वो इंपीरियल पैलेस के अंदर है। सामने वाला बंदा कहता एक मिनट, और एक दूसरा अनपैरेलल्ड मास्टर जो कि मूचोन के बाहर है वो मेरे सामने भी तो खड़ा है। और उसके सिवाय जो हेवनली डीमन के जितने भी कल्ट के हेवनली डीमंस होते वो हमेशा से अनपैरेलल्ड मास्टर रहे कई जनरेशन से, और उससे भी ज्यादा जितने भी लोग हैं उनको उतना ही पता है जितना वो देख सकते हैं, समझे। और वुमन मन में सोचता है कि अगर मैंने एब्सोल्यूट की दीवार को तोड़ा नहीं होता और ये अनपैरेलल्ड मास्टर नहीं बना होता तो क्या मैं कभी भी इस जगह को ढूंढ पाता, और क्या मैं कभी भी वो आवाज भी सुन पाता। नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता। और यहाँ पर सच में इस दुनिया में बहुत सारे मास्टर है लोग की बहुत ज्यादा छुपे हुए, और आखिर और कितने ज्यादा ऐसे अनजान एग्जिस्टेंस होंगे जो कि इस दुनिया में होंगे अभी इस वक्त। और वो मन में सोचता है मैंने एब्सोल्यूट मास्टर की उस दीवार को हेवनली डीमन के मकबरे में तोड़ा था, और साथ ही में मैं यहाँ पर इस दुनिया में इधर उधर घूमने के बाद में और 2 मौसम ऐसे पड़ा रहने के बाद में एक एब्सोल्यूट मास्टर की दीवार को तोड़ पाया, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी बहुत आगे बढ़ना है। सामने वाला बंदा कहता लेकिन छोटे भाई, और तुम्हारे अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट आ रहा है, भले ये कम है, और क्या तुम एम्परर को मारने वगैरह जा रहे हो क्या। वुमन बोलता कि मैं बस किसी ऐसे कोई मारूंगा जो कि मरने के लायक है और वो मरना डिजर्व करता हो, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। सामने वाला इंसान कहता है कि मेरा नाम जिन यो है और मेरी उम्र 300 साल के आसपास होनी चाहिए। और जिन यो आगे बोलता है कि अगर मैं इस स्टेज से आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं एक हर्मिट बन जाऊंगा, और लगता है लेकिन फिर भी ये थोड़ा मुश्किल होगा। वुमन बोलता है जिन यो, और वो मन में सोचता है कि ऐसा नाम जिसको मैंने और पहले कभी नहीं सुना। और इसी के साथ हमें कि जो जिनियो होता है वो वहां पर जब वुमन से बात कर रहा था तभी बोलता है 1 मिनट रुको छोटे भाई। और लगता है कि ऊपर सीढ़ियों में कोई मुझे ढूंढने के लिए आया, और उसके शरीर में से जैसे क्लोन बाहर निकल के आ जाता है, और वो क्लोन जाते हुए बोलता है आखिर रात को कौन मुझे ढूंढने आया होगा। वुमन बोलता नामुमकिन। और ये तो सामने वाला जिनियो बोलता है कि ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मुझे एक क्रूक्ड फैक्शन मतलब कि एक घटिया फैक्शन से मिला था पिछले कई दिनों में, और यहाँ पर बहुत सारी फैंटास्टिक टेक्निक है जो कि तुम उस फैक्शन से सीख सकते हो। वुमन बोलता है 1 मिनट,
और क्या तुम हमेशा से ऐसे एक बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे थे इंपीरियल पैलेस में रहने के लिए 300 सालों से? तो जिनियो बोलता है कि हाँ सही कहा, और मैंने इन चीजों का इस्तेमाल किया और इससे अपने वंशज बनाए, और मैं अपनी पोस्ट को आगे दिए जा रहा हूँ और खुद के लिए पैसा जमा किए जा रहा हूँ, और उसके अंदर से और भी क्लोन दिखने लगते हैं। वुमन मन में सोचा अगर ऐसी बात है तो जो अभी की रानी है उसका भी जिनियो के साथ में अफेयर रहा होगा, और बहुत ही ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी कि अभी का जो एम्परर है वो भी जिनियो का ही बेटा होगा। और जिनियो कहता छोटे भाई, और जब हम लोग अभी बात कर ही रहे तो क्या हमें थोड़ी शराबी पीनी चाहिए? वुमन बोलता है हाँ बिल्कुल। और वो मन में सोचा अगर मैं इस बंदे के साथ में बातें करूंगा तो मुझे पक्का कुछ तो पता चलेगा। और संग वुमन और जिनियो उन्होंने ड्रिंक्स पी और बहुत सारी चीजों के बारे में बातें की, और जितना समय जा रहा था वुमन और भी ज्यादा इंप्रेस होता जा रहा था जिनियो से। और जब वो सबसे पहले इस रूम में आया था तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जिनियो कोई ऐसा बंदा है जो बस सेक्स के बारे में सोचता होगा, लेकिन जब उसको जिनियो के बारे में और कुछ पता चला तो उसको पता चला कि जिनियो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे कल्टीवेशन और समझदार बंदा है यार। और वुमन मन में सोचा मैं सच में काफी ज्यादा खुश नसीब था कि मैं यहाँ पर जिनियो से मिल पाया। और आगे वुमन बोलता तो प्लीज मुझे मूचोन से लड़ने के लिए तुम्हारी ताकत चाहिए। जिनियो बोलता ओए, और क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मूचोन का असली लक्ष्य क्या है छोटे भाई? और वो है कि पूरे मुरिम का खात्मा, और ये है उनका लक्ष्य। वुमन बोलता क्या मुरिम का खात्मा? तो जिनियो बोलता कि हाँ, ओरिजिनली वो लोग इकट्ठा हुए थे और वो लोग चाहते थे कि ये जो जस्टिस कल्ट और इविल सेक्ट है ये सब कुछ अलग अलग होने की जगह पूरा मुरिम एक हो जाए और मार्शल आर्ट की सोसाइटी एक बन जाए। और ये सच में एकदम सिंपली मेड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका बस एक ही मकसद था कि वो पूरे मार्शल सोसाइटी को एक करना चाहते थे। वुमन बोलता तो आखिर वो लोग अपने आप को इसीलिए मूचोन बुलाते थे। तो सामने वाला जिनियो बोलता है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुम देख सकते हो, और भले ही पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन अगर ये ज्यादा समय तक एक जगह पर रहेगा तो उसके अंदर गंदगी तो आ ही जाएगी ना। और उसके सिवा जैसे जैसे वो दुनिया से बहुत लंबे समय तक दूर रहने लगे तो धीरे धीरे वो इस दुनिया के साथ में रहने के तरीके भी भूलने लगे, और अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि वो सुपीरियर बीइंग्स है और नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट की तरह नहीं है जिंगजोउ के अंदर के। और आगे वो बता रहा होता है कि जो मूचोन का मार्शल आर्ट जितना अंदर और बेहतर होता गया उतने ही ज्यादा उनका माइंडसेट बुरा होता गया, और एक और बड़ी प्रॉब्लम आई। वो मन बोलता आखिर ये क्या है? तो जिनियो बोलता है कि भले ही वो लोग पहले सभी लोगों को इक्वल समझा करते थे, और बाद में उन लोगों के बीच में एक ट्रेंड निकल के आया जो कि लोगों को उनके मार्शल आर्ट के अनुसार अलग अलग पोजीशन देने लगा। और सबसे पहला इंसान जिसने ये चीज क्लेम की थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर था कि दूसरे लोगों के पास में और कोई रास्ता ही नहीं था उसकी बात सुनने के सिवाय। वो मन बोलता है कि हाँ, और उसने जरूर उन लोगों को मार दिया होगा जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया होगा। तो जिनियो बोलता है कि हाँ, उसने अपने आप को भगवान बुलाया था और द हेवनली मार्शल गॉड, और साथ ही में उसने अपने से नीचे वाले लोगों को उनके मार्शल आर्ट के अनुसार रैंक दिए। और हेवनली मार्शल गॉड के नीचे था मार्शल एम्परर, और मार्शल एम्परर के नीचे थे 3 किंग्स ऑफ मूचोन, और साथ ही में 4 मार्शल एम्परर्स। और साथ ही में आगे बोलता जब उन सभी लोगों ने अपने माइंड्स बना लिए और वो जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे यहाँ पर जिंगजोउ के अंदर उनको खत्म करना चाहते थे और एक मार्शल सोसाइटी को एक बनाना चाहते थे, और बस अब वो मार्शल सोसाइटी को भी खत्म करके मूचोन को ही बचाना चाहते थे, एक ही मार्शल आर्ट सोसाइटी। और इसीलिए अंत में जो उनका मार्शल आर्ट था वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग हो गया, और वो अभी एकदम एक कल्ट की तरह बन चुके थे, वो धर्म मानने लगे थे अपने मार्शल आर्ट को। वुमन बोलता है कि तुम इतने जन्म से ही क्या इंपीरियल पैलेस में रह रहे थे, लेकिन आखिर तुम्हें मूचोन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तो जिनियो बोलता है कि हाँ, इस पॉइंट तक कि यहाँ तक बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जिंगजोउ के अंदर जो कि तुम्हारे सिवाय भी है, जो कि मूचोन से लड़े थे, समझे? और बस वो हारे ही नहीं, लेकिन ये फैक्ट कि वो मूचोन से लड़े थे ये भी इतिहास से मिटा दिया गया था, और मेरे मास्टर भी उनमें से एक थे। वुमन बोलता ओह, और वो मन में सोचा अब जब मैं इसके बारे में सोचता तो ये अजीब बात है ना। और ये फैक्ट कि जो इतना पुराना इतिहास है मूचोन का और इतनी ताकत के साथ में भी वो अभी तक मुरिम को खत्म नहीं कर पाए, और जरूर दूसरे लोगों ने उनको रोका होगा नहीं। और जिनियो बोलता है कि हाँ, और जब मेरे मास्टर ने सारे साथियों को खो दिया था अपने मूचोन से लड़ने के बाद में, तो मेरे मास्टर को भी बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो इंपीरियल पैलेस के अंदर आए थे छुपने के लिए, और पता नहीं किस तरह का नसीब था, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर छुपने में मदद की थी। और उसके बाद में मैंने उससे मार्शल आर्ट सीखा था कुछ 300 सालों तक, जब तक कि वो अपने मरते दम तक मर नहीं गए। और उसके मार्शल आर्ट को सीखकर जो कि मैंने मास्टर से 300 साल तक सीखा था फाउंडेशन के रूप में, और उसी के बाद में मैं अनपैरेलल मास्टर बना, और अभी पिछले कुछ दशक से, मतलब कि इसको उम्र का ठीक से पता भी नहीं है, 300 साल से बहुत ज्यादा है। और आगे वो बोलता है कि हाँ, और ये सच में अभी दिन भी हो गया यार, और मैंने नोटिस ही नहीं किया इतना समय चला गया तुमसे बात करते हुए। वुमन बोलता है कि हाँ, मेरा भी समय काफी ज्यादा अच्छा था, तो चलो, और मैं एक बार वापस तुमसे पूछना चाहूंगा, और प्लीज मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए मूचोन से लड़ने के लिए। जिनियो बोलता है कि तुम जीत जाओगे अगर तुम्हारे नसीब में जीतना होगा, भले मैं तुम्हें ताकत ना भी दूं, और लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारे नसीब में हारना होगा तो तुम वैसे ही हार ही जाओगे। और मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगती है और मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तो आखिर मैं बाहर क्यों ही जाऊंगा इस स्वर्ग को, यहाँ से जन्नत को छोड़कर, और मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। वो मन सोचता है कि एक अनपैरेलल मास्टर बनने से तुम परफेक्ट नहीं बनते हो, और वो कभी भी बाहर नहीं आने के बारे में सोच रहा है।
वुमन बोलता तब तो और कुछ नहीं हो सकता और मैं समझ सकता हूँ, और चलो हमारी इतनी लंबी बात को मैंने एंजॉय किया। जिनियो बोलता है ठीक है अलविदा भाई, और काफी ज्यादा लंबे समय हो चुका है जब से कि मैंने इतने अच्छे से किसी से बात की हो, और साथ ही में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाए जो तुम चाहते हो। वुमन बोलता है थैंक यू, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन वहां से बाहर चला जाता है। वो मन में सोच रहा था कि बस जिनियो के साथ में बात करके ही मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, और लेकिन बेकार चीज है कि मैं उससे वापस कभी नहीं मिलूंगा। और हम देखते हैं कहीं पर जिनियो बोल रहा था कि संग वुमन और मूचोन, और तभी वहां पर एक औरत आती है और कहती है कि माय लॉर्ड, और मुझे आपकी बहुत याद आई। जिनियो बोलता ओह, और क्राउन प्रिंसेस राजकुमारी, और तुम भी यहाँ पर आ गए, मुझे भी तुम्हारी याद आई यार। और मन में सोचता नहीं, और हाँ मैं इस जिंदगी के साथ में बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बाहर क्या चल रहा है उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी हमें दिख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि रात को कहीं एक पहाड़ों का सीन जहाँ पर कि मारा होती है, और वहां पर आसपास में सारी चीजें जल रही होती है। मारा बोलते हैं कि ये किताब द बुक ऑफ ग्रीम रिपर आर्ट, और भले ही जो पूरे हमारा मर्डरस ग्रुप था वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये बुक बिल्कुल भी जली ही नहीं। और आगे उसको वो याद आता है कि वो कहते मुझे याद है, और एक दिन जब मैं अपने इमोशंस को खत्म करने की प्रैक्टिस कर रही थी और अपने आप को ट्रेनिंग में डुबा के रखा था, तो एक बुढ़ा स्लेव आया था और उसने मुझे एक किताब दी थी अपने उन झुर्रियों वाले हाथों से। और जो वो बुढ़ा स्लेव था वो ये खुद नहीं सीख सकता था, तो उसने कहा था कि मैं उसकी जगह पर ये सीख लूं, और उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने पिताजी को इसके बारे में बिल्कुल ना बताऊं। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो कुछ मेरे इमोशंस अभी वुमन के द्वारा वापस जिंदा कर दिए गए, और जो वो बुढ़ा स्लेव था उसको जरूर मुझ पर दया आई होगी, और इसीलिए उसने मुझे ये महान ग्रीम रिवर के किलिंग आर्ट की किताब दी। और मारा कहती कि पिताजी, और वो मन में सोचती मेरे पिताजी, और मुझे बहुत ही ज्यादा अलग अलग और अजीब सी फीलिंग्स आती है, जो कि हमारे फॉर्मलेस मर्डरस ग्रुप के लीडर थे मेरे पिताजी, और उनसे मुझे नफरत और दया दोनों चीजें मिलती है। और ऐसी फीलिंग जो कि मुझे वुमन से मिलने से पहले कभी महसूस नहीं होती, वो अब मुझे होने लगी है। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, जो मेरे पिताजी थे उनकी एक बहुत ही ज्यादा घटिया जिंदगी जी थी उन्होंने, और इसीलिए मुझे मेरे पिताजी से नफरत है। लेकिन और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे इस पर दया भी आती है, क्योंकि वो सच में एक बहुत ही ज्यादा कमजोर इंसान थे, और वो बस मेरे बारे में ही सोचते थे हमेशा, और हमेशा मेरी ही सुरक्षा में लगे रहते थे। लेकिन वो इतने बेवकूफ थे कि जिसने अपनी वो घटिया चॉइस के कारण मुझे पूरा बिगाड़ दिया था। और मैं भूल जाती हूँ आखिर ये कब था, लेकिन मेरे पिताजी ने एक बार बहुत शराब पी दी थी, और बाद में जो कि वो कभी शराब पीते भी नहीं थे, और एक दिन उसने मुझे मम्मी के बारे में बताया, और जब वो मेरी मम्मी से मिले और उनके प्यार में गिर गए तो उन्होंने एक कातिल बनने की जिंदगी छोड़ दी और एक नॉर्मल जिंदगी जी। लेकिन बस कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं पैदा हुई, और बाद में एक कातिल जो कि उसी ग्रुप से जिसके वो पहले काम करते थे, और वो वहां पर आया और उसने मेरी मम्मी को मार दिया। और हम देखते हैं कि उसके पिताजी रो रहे होते, और आगे वो बोलते कि मेरे पिताजी ने मुझे वो ले लिया और वहां से बचाकर भाग गए, और बाद में उन्होंने द मर्डरस ग्रुप बनाया हमारा बदले के लिए, और बाद में उसने उस असैसिन सेक्ट को पूरा खत्म कर दिया, उसके दुश्मन को, और उसने मुझे इस दुनिया के सबसे बेस्ट कातिल के रूप में बढ़ाया ताकि मैं उसके जैसे एक घटिया जिंदगी ना जीऊं। लेकिन उसको यही नहीं पता था कि ऐसा करने से मेरी जिंदगी ऑलरेडी घटिया बनती ही जा रही है। और इसी के साथ हमारा ये कि मारा अपने पिताजी के और वो सारी इतिहास सोचते हुए रोए जा रही होती है, और बोलती कि आंसू बाहर आ रहे, और अगर ये वुमन के कारण नहीं होता तो मुझे इन फीलिंग्स का कभी पता ही नहीं चलता, तो ये आंसू कभी अभी रुकना भी बंद नहीं कर रहे। और अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो जब वुमन ने ये मेरे अंदर फीलिंग्स को जगाया था, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा है और मुझे उसकी याद आ रही है, लेकिन नफरत भी हो रही है। और सबसे ज्यादा ये बेकार चीज है इससे निपटना, और ये सारे इमोशंस, इससे इससे मेरा दिल सबसे ज्यादा टूट रहा है, और शायद लोग इसको क्या बुलाते हैं, एक लव। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि जो मारा थी उसने अपनी पूरी बॉडी को इन सारे इमोशन के सामने सरेंडर कर दिया था, और जो कि फीलिंग वो पहली बार आई थी और रोने लगी थी। और जब उस पल एक लाइट थी जो उसके आंखों में दिखने लगी थी, और नहीं नहीं उसकी आंखों के सामने नहीं लेकिन उसके दिमाग के अंदर। और इसी के साथ में वो बहुत सारे इमोशंस का जो एक चक्रव्यूह था वो उसके दिमाग के अंदर जाने लगा, और उसके पूरे ब्लड फ्लो को उसने रोक दिया था जैसे, और उसका दिमाग वो सारी दिशाओं में बढ़ने लगा, और उसकी पूरी बॉडी एकदम हल्की होने लगी, और जो इंटरनल आर्ट थे और उसकी चीज सेंटर एकदम से जाग चुकी थी जो अंदर सो रहे थे, और पूरे उसके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में बढ़ने लगे। और हम देखते हैं कि मारा जितने भी टॉक्सिक एनर्जी थी जो उसकी बॉडी के अंदर थी वो बाहर निकलने लगी, और इससे वो धीरे धीरे हवा में भी उड़ने लगी। और मारा को वो सारे पल याद है जो उसने वुमन के साथ में बिताए थे, और जो लड़ाई जो कि उसने वुमन के साथ में अनगिनत बार और कई सारे अनगिनत मास्टर्स के साथ में लड़ी थी, वो वापस उसके पूरे दिमाग और बॉडी में दिखने लगी, जैसे कि पाम एम्परर, कलर एम्परर, और साथ ही में जो वो डेथ किंग था और वो जितने भी लोग थे वो सब। और साथ ही में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेकिन खतरनाक ट्रेनिंग जो वुमन के साथ में उसने की थी, उसको बहुत ज्यादा याद आ रही थी, और वो उसके दिल में वो ट्रेनिंग किए जा रही थी। और हम देखते हैं कि मारा जो कि उस चीज में सोच रही थी, और उसने एक दिन ऐसे गुजारा जैसे कि वो 1000 साल गुजर गए हो, और वुमन के साथ में ट्रेनिंग करते हुए वो भी उसके दिल के अंदर। और उसके बाद में जब वो वापस जमीन पर आई और उसने अपनी आंखें खोली तो वो एब्सोल्यूट स्टेज पर जा चुकी थी,
और जो लोग भूल गए हो, जो पाम एम्परर था वो भी एब्सोल्यूट स्टेज पर ही था। और मारा मन में सोचे कि वुमन उसने मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वुमन आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई। और हम देखते कि जब मारा एब्सोल्यूट स्टेज पर पहुंच गई थी तो मारा ने जो वो ग्रिम रिपर के वो बुक थी और उसको शुरू से लेकर अंत तक वापस पढ़ा, और अब वो बहुत सारे पार्ट समझ पा रही थी जो कि वो पहले नहीं समझ पाई थी। और ऐसे कई दिन चले गए और मारा एक पहाड़ पर आई जहां पर कि बच्चे कुचे वो जो जितने भी कातिलों के ग्रुप थे वो थे। और मारा मन में सोची कि अब मैंने अब माइंड बना लिया और मैं अभी भी वुमन के पास में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। और मुझे पागलों की तरह उसकी याद तो आ रही, लेकिन जब मैं उसको वापस देखूंगी तो मुझे दर्द और नफरत होगी। जब मैं उसको वहां पर उसे पड़ा हुआ देखूंगी कुछ नहीं करते हुए, और तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो सोचती एक कातिल। और हम देखते हैं कि कहीं पर वो कातिल भागे जा रहा होता है, पहाड़, नदी। और वो शाम को एक जगह पर जाता है और एक सीक्रेट अड्डे का दरवाजा खोलता है और वो कहता है कि नंबर 17 ग्वी हुआन। और दूसरा एक कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन वॉरियर ग्वी हुआन। और तभी उसके पीछे से मार आती है और दूसरे लोग कहते हैं आखिर ये कौन है। और नंबर 17 तुम बेवकूफ बास्टर्ड, और कोई पीछे तुम्हारे साथ में यहाँ तक आ गया। और वो बंदा कहता है आखिर ये कुत्ता कौन है, और अपनी तलवार निकालता है। लेकिन वो लोग हिल नहीं पाते, वो सोचते कि हम अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहे, और ये तो ग्रिम रिपर की एब्सोल्यूट ची है और हम हमला भी नहीं कर सकते। हमारा मन में सोची एक मिनट, और अभी तक तो मैंने अपनी एब्सोल्यूट ची को पूरी तरह से ओपन भी नहीं किया है, लेकिन सभी लोग हिल भी नहीं पा रहे। और एकदम से वो उनके बीच में सोते हुए आगे चली जाती है। एक बंदा कहता है सेक्ट लीडर, और सेक्ट लीडर आपको अभी बाहर आना चाहिए। और हम देखते कि ये शेडो मर्डरर सेक्ट का जो लीडर होता है ब्लैक किलर, वो बाहर आता है और वो सोचता है आखिर ये औरत कौन है। और किसने सोचा होगा कि ये एक कातिल जो कि असली शेडो के मर्डरर सेक्ट के है। वो हमारे जितने भी लोग हैं वो हिल भी नहीं पा रहे अब, और क्या मुझे इसके साथ में कुछ मजा करनी चाहिए। और वो एकदम से मारा के पीछे पहुंच जाता और कहता है कुतिया, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने छोटे से तुम्हारे इस आर्ट के साथ में मुझ पर हमला करने की। और तभी मारा उसका गला पकड़ लेती है और बंदा कहता क्या, और वो मन में सोचा एक मिनट, और आखिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और मारा उसको देखे जा रही होती। वो बंदा मन में सोचा कि मैंने ऐसी इस तरह की आंखें आज तक कभी नहीं देखी किसी भी कातिल से, और ये है अल्टीमेट फियर। लेकिन आखिर क्यों, और आखिर वो मुझे मार क्यों नहीं रही है। और इसी के साथ में 2 घंटे बीत जाते और वो बंदा रोते कहता प्लीज और कुछ तो बोलो यार, और अगर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार में मार डालो। और ये सच में बहुत ही ज्यादा डरावना है यार सहने के लिए। तो दूसरे जितने भी कातिल होते वो सोते आखिर ये क्या है, और ये क्या किसी 3 साल के रोते हुए बच्चे की आवाज है क्या। दूसरा बंदा कहता एक मिनट, और ब्लैक किलर तो गूंगा था नहीं। और एक और बंदा कहता एक मिनट, उसने तो कहा था ना कि वो जस्टिस कोलाइजन के टॉर्चर के कारण गूंगा हो चुका था। लेकिन ये बंदा बहुत ही ज्यादा एक बच्चे जैसी आवाज में बोलता है ना, इसीलिए उसने ऐसा बोला, वो गूंगा कभी बोला नहीं। और वो बता आखिर तुम चाहती क्या, और प्लीज ये बोल दो कि तुम्हें ये पैसा चाहिए तो बोल दो। और मारा मन में सोची कि आज तक जितने भी निर्णय थे वो वुमन ले रहा था, लेकिन अब मुझे खुद से खुद की चॉइस लेनी है, और आखिर अब से मैं क्या करूंगी और आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मारा बोलते कि जितने भी मर्डरर और कातिल सेक्ट है उनका यूनिफिकेशन। तो सामने वाला बंदा कहता क्या, और मर्डरर सेक्ट के यूनिफिकेशन। और मारा मन में सोची कि अगर मैं जितने भी ये कातिलों के सेक्ट है उनको एक कर दूंगी, जब वुमन वापस अपने सेंस में आएगा तो उसकी बहुत ज्यादा मदद होगी जब वो बाद में मूचोन से लड़ेगा। और सामने वाला बंदा बाद में नीचे तो कहता जैसी उम्मीद थी, और आपका लक्ष्य सारे कातिल सेक्ट को एक करना है ना। मारा बोलते कि हाँ, और जितने भी कातिल सेक्ट है उनको एक करना, और अब से मैं वही करूंगी। सामने वाला बंदा कहता नामुमकिन, और वो मन में सोचा एक मिनट, और शायद ये पॉसिबल भी हो सकता है ये इनक्रेडिबल मर्डरस आर्ट के साथ में, और जिस लेवल पर वो है वो एब्सोल्यूट क्लास के ऊपर होगी। और वो मन में सोचता है कि जो एक कातिल होता है असेसियन, उसके लिए एब्सोल्यूट मास्टर पर आना तो नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से डबल मुश्किल होता है। और वो बंदा कहता बाय एनी चांस, और क्या आपके पास में ग्रिम रिपर के मर्डरस आर्ट है। मारा कहते कि हाँ। और वो बंदा कहता एक कातिल जो कि जिसने मर्डरस आर्ट मास्टर किए वो भी एब्सोल्यूट स्टेज पर जाकर। और वो मन में सोचा वो जो कहानियों में हमने सुना होता वो ग्रिम रिपर है, और ये पॉसिबल है, और सारे मर्डरस सेक्ट को एक किया जा सकता है, और हम लोग उन बस्टार्ड्स को एग्जाम्पल दिखाएंगे जो कातिलों को कम समझते हैं। और आगे बोलता ग्रिम रिपर, और ग्रिम रिपर वापस आ चुकी है। आगे हम देखते हैं कि कहीं पर वुमन जा रहा होता है और मन में सोचा यहाँ पर जो डायरेक्ट कैपिटल ऑफिसर है गांशु का, अब वो बस अकेला बचा है, और जितने भी मूचोन के चमचे हैं वो अभी ऑलरेडी मेरे रास्ते में आने वाले हैं। और उसके सिवाय आखिर उसने कितने ही लोगों की जान ली होगी, और मुझे उसके अंदर से तो मर्डरस इंटेंट यहाँ तक महसूस हो रहा है। और वुमन कहता है कि वो मरने के ही लायक है, और वो अपनी उंगली से कुछ फेंकता है और उस बंदे के गले में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वुमन सोचता है कि मैंने एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की है उसके ब्लड के पॉइंट्स को रोकने के लिए, और जितने भी सुराग है वो सब गायब हो जाएंगे, लेकिन मूचोन तो इसको नोटिस कर ही लेंगे, क्योंकि 2 लोग जो कि ऑलरेडी एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म को खत्म होने से रोक रहे थे वो दोनों ही मारे गए हैं। और तभी हम देखते हैं वुमन वापस कहीं पर जाता है और कोई बोलता बहुत अच्छा, और अभी भी एक और चीज़ है जो तुम्हें करनी होगी। वुमन बोलता है कि हमें जो फ्रोजन पहले से नॉर्थन सी का और साथ ही में कुंदलुन फैक्शन उनके साथ में मिलकर हमला करना होगा। ब्लेड एम्परर कहता आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। वुमन बोलता है कि अभी एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म के अंदर मेरे ही लेवल के 2 अनपैरेलल्ड मास्टर है। ब्लेड एम्परर कहता क्या 2 मास्टर, वो भी तुम्हारे जितने ताकतवर है।
और दूसरी वो लड़की कहती अगर ये सच में ऐसी बात है तो ये एस्ट्रोशियस सैंडस्टॉर्म से तो लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, अगर फ्रोजन पैलेस और कुनलुन फैक्शन भी मिल जाएंगे तो भी। और मोक्योंग बोलते हैं कि लेकिन क्या वो सच में मोरिम के फैक्शन वो हमारे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर उनसे लड़ाई करने के लिए मानेंगे? वुमन बोलता है कि हमें उनको किसी भी कीमत पर मनाना होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम जबरदस्ती उनको अपने साथ में लाएंगे। मोक्योंग कहते कि अगर हमारे पास में और कोई रास्ता है भी तो नहीं, तो आखिर सबसे पहले तुम कहाँ पर जाओगे? वुमन बोलता सबसे पहले मैं अभी कुछ दिन यहाँ पर रहूंगा और बाद में फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थर्न सी में जाऊंगा और साथ ही में मोनार्क। और प्लीज जितने भी वो एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म है उनकी मूवमेंट पर इन्वेस्टिगेट करो जब तक कि मैं यहाँ पर रहूंगा। और अगर बाय एनी चांस उनके जितने भी सिपाही वो मूव करना शुरू करे तो प्लीज क्या तुम मुझे उनकी लोकेशन और रास्ता बता दोगी? और वो लड़की कहती ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी पिछले कुछ समय से उनकी मूवमेंट्स पर इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे। और वुमन बोलता थैंक यू मोनार्क। और हम देखते हैं कि शाम को वुमन रात को कहीं पर यून के साथ में बाहर सो रहा होता है और वो सोचता है कि अभी की जो सिचुएशन है उसको सिवाय बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अभी के जो तारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल सियोन और नाना जी की तरह, और वो भी इन तारों की ही तरह चमकते थे। और साथ ही में मारा और मेरे पेरेंट्स भी, क्या वो लोग भी अभी ठीक होंगे? और आगे वो बोलता है कि अब बस यून और मैं ही बचे हैं और बस यून अब तुम कहीं मत जाना। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी है कि वुमन वहां पर सोता हुआ मन में सोच रहा होता है कि अब बस मैं और यून ही बचे हैं और यून अब तुम कहीं मत जाना। तो तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा भागते आता है कि तो तुम यहाँ पर थे, और हमें ये पता चला है कि कुछ 400 के आसपास लोग जो कि एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म ग्रुप के हैं वो अभी अलग कहीं पर जा रहे हैं। वुमन बोलता है क्या तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ, और चलो मैं तुम्हें वहां तक लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ में हम कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग घोड़ों पर जा रहे होते और एक बंदा बोलता है कि हाँ, और खून का स्वाद इतने समय बाद में सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है और बाद में मैं अपने आप को थोड़ा आराम दूंगा अगले गाँव में, तो प्लीज किसी भी औरत को मारना मत समझे। और हमें पता जाता कि जो एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म था इसने बहुत ही सारे जो पहाड़ी लुटेरे थे उन सभी के ग्रुप्स को एक किया था अलग अलग जगह से, और अब इनकी संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी थी। और अगर मूचोन से कोई फाइनेंशियल और पैसों का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये सारी चीजें इम्पॉसिबल होती ऐसी बड़ी फोर्स को मेंटेन करना, और ताकि जितने भी अलग अलग लुटेरे के ग्रुप थे उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना आए। और इसीलिए एस्ट्रोचियस सैंडस्टॉर्म वो बार बार उनको थोड़े थोड़े समय में अलग अलग ग्रुप को कहीं बेहतर रहता था गांव को लूटने के लिए। और इस बार ये ब्लड वुल्फ रेजिमेंट की बारी थी। और एक बंदा बोलता है कि एक मिनट, और आखिर वो सफेद टाइगर क्या है क्या, और क्या उसके ऊपर कोई बंदा उसको राइड कर रहा है? और हम देखते हैं कि सामने वुमन और यून होते, एक बंदा कहता आखिर ये क्या हो, एक व्हाइट टाइगर और एक बंदा उसको राइड कर रहा है। और हाँ, और सच में मुझे भी वो टाइगर चाहिए यार। और वुमन ने एक मास्क पहन के रखा होता है और बोलता है कि हाँ, और मुझे तुम्हारे अंदर से वो घटिया मूचोन की स्मेल आ रही है और मूचोन के कुत्तों में तुम सभी को मार डालूंगा। और इसी के साथ में यून जोर से गुर्राती है तो सबीर जितने भी वो घोड़े वगैरह होते वो जैसे एकदम से डर जाते और हिल डुल भी नहीं पा रहे होते और सभी लुटेरे कुछ कर ही नहीं पा रहे होते। और वो लोग बोलते हैं कि घोड़ों को शांत करो यार, लेकिन तभी वुमन कुत्ता और कुछ लोगों की गर्दन काट देता है। सामने वालों का लीडर बोलता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं, उससे लड़ो। और सभी लोग घोड़े पर से उतर के आते हैं और कहते हैं कि बास्टार्ड को मारो। और वुमन बस अपने पाम से एक हमला करता है और आधे लोगों को और मार देता है। और फिर वो अपनी तलवार से हमला कर 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 उनको मारे जा रहा होता है। और कोई बोलता है आखिर मॉन्स्टर जैसा बास्टार्ड है कौन? और यून भी कहीं पर उन लोगों को मारे जा रही होती है। एक बंदा कहता है अरे यार वो एक डीमन है और इस दोनों ही डीमन है। वुमन बोलता हाँ सही कहा, और मैंने एक डीमन बनने का डिसाइड कर लिया है जब मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। और सामने वालों का लीडर सोचता है कि आखिर ये बास्टार्ड है कौन? और भले वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है लेकिन फिर भी हमसे लड़ते हुए उसको इतना रिलैक्स तो नहीं होना चाहिए था। और तभी वो वहां से भागते बोलता डैम इट, और मुझे पता करना, अगर मैं मर भी जाऊं उससे पहले मुझे पता करना होगा। और एक मॉन्स्टर जिसने कि हानिया मास्क पहना है और वो एटलीस्ट एक एब्सोल्यूट मास्टर है, और व्हाइट टाइगर वो भी एक एब्सोल्यूट मास्टर के ही जितना ताकतवर टाइगर है। और इसी के साथ में वो बंदा जब वहां से भाग रहा होता है वुमन उसके सामने आता बोलता है कि आखिर तुम कहां पर जाने की कोशिश कर रहे हो? और तभी अपने हाथ से उसको एक मारता है और वो बंदा कहता गॉड डैम इट, और आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और आखिर तुम्हारे हमसे ऐसी क्या दुश्मनी कि तुम हमें यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मारे जा रहे हो? वुमन बोलता है कि मेरा नाम है संग वुमन और मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको कि तुम्हारे जैसे ही लोगों ने मारा हुआ है। और वो उसकी छाती में अपनी तलवार घुसे देता है। सामने वाला बंदा बोलता है कि संग वुमन और पाम एम्परर का, और साथ ही में जिसने कि उस दिन मूचोन पर उसके साथ में हमला किया था, और मैंने तो सुना था कि तुम हेवनली डीमन के ही मकबरे में मारे गए थे। तो वुमन उसके अंदर से तलवार निकालता है और पीछे दो लोग कांप रहे होते। वुमन बोलता क्या तुम लोग अभी तक भागे नहीं? और मुझे तुम लोगों के ऊपर से बिल्कुल भी खून की गंध नहीं आ रही थी और इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा था, क्योंकि तुम लोग ऐसे मौत डिजर्व नहीं करते और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले अपना माइंड चेंज कर लूँ मैं। तो वो सामने वाले लोग भागते बोलते थैंक यू। आगे हम देखते कि वुमन बोल रहा था कि भले मैं मरूंगा या फिर तुम मरोगे, और ये तो चलो अंत तक देखते हैं मूचोन। और इसी के साथ में हम देखते कहीं पर कोई बोलता है तो इसीलिए मैंने तुमसे बोला था ना कि साथ में नहीं आना चाहिए था। और हम देखते कि यहाँ पर बहुत सारी लाशों का ढेर होता है और जो वो मोनार्क होती है वो बोलती है कि लेकिन मैं ये देखना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये इतना ज़्यादा बेरहमी से इनका मर्डर हुआ होगा।
और जो वो एब्सोल्यूट मास्टर होती है वो बोलती कि हाँ, और 400 लोगों को मारना वो भी अकेले, कितना अमेजिंग है। और इन लोगों की लाशों पर जो घाव है उनको देखकर लग रहा है कि उसको 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे इन सभी को मारने में। तो ब्लेड एम्परर बोलता है कि असल में उसने जानबूझकर ये इतनी देर लगाई और उसने अपना गुस्सा निकाला और इनको और भी ज्यादा घटिया मौतें दी। और वो मोनार्क बोलती है सॉरी, और आखिर एक इंसान के पास में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। ब्लेड एम्परर कहता अंत में आखिर संग वुमन कितना दूर तक जा सकता है। एब्सोल्यूट मास्टर भी बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है कि ऐसा ताकतवर इंसान हमारी साइड पर है, लेकिन ये जो सीन है ये सच में चिंताजनक है। ब्लेड एम्परर मन में सोचता है कि जैसी उम्मीद थी, और यून हारिन को भी सेम चीज ही लगती है। और संग वुमन, मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आता, लेकिन प्लीज तुम अंधेरे में कहीं खो मत जाना, और तुम्हारा जो अंधेरा है वो सारी चीजें तुम्हारे आसपास में जला देगा तुम्हारे बदले के रूप में। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वुमन 2 दिन बाद में सोच रहा होता है कि 2 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म की कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही है। और सबसे पहले तो मैं वहां पर फ्रोजन पैलेस ऑफ नॉर्थन सी में जाऊंगा, लेकिन तभी एक बंदा आता है कहता है और आप बिल्कुल सही समय पर मिले, और हमें फाइनली उनकी मूवमेंट्स का पता चल गया है, और वो 5वें सबसे ताकतवर पहाड़ी लुटेरों का ग्रुप है, और वो द ब्लैक डीमन बैटेलियन ऑफ ग्रेट डेजर्ट है, और यहाँ पर कुछ 1000 के आसपास लोग होंगे, और क्या हमें आपकी मदद करनी चाहिए। वुमन सोचता है कि ये मेरा दूसरा आखिरी मौका है कि मैं एस्ट्रोचस सैंडस्टॉर्म के नंबर्स को एकदम कम कर सकता हूँ, और इसके बाद में और ज़्यादा मास्टर्स पक्का सामने आएंगे। वुमन बोलता प्लीज़ मुझे वहाँ तक लेकर चलो। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि सामने से कुछ लोग आ रहे होते हैं, और वुमन अपने टाइगर पर बैठा होता है। वो मन में सोचता जैसी उम्मीद थी, और वो लोग इधर आ रहे, द ब्लैक डीमन बैटेलियन ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, और उसने मास्क पहन के रखा था। वो बोलता चलो आ जाओ, और मैं तुम सभी लोगों को एक ही बार में मार दूंगा। लेकिन तभी उसके सामने एक बच्चा आता है। वुमन बोलता ओए छोटे बच्चे, ये जगह बहुत खतरनाक है, और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो वो बच्चा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वुमन सोचता एक सेकंड रुको, और इस बच्चे के साथ में कुछ तो गड़बड़ है। और हम देखते कि सामने से बहुत सारे लोग घोड़े पर आ रहे होते, और ये ब्लैक डीमन बैटेलियन का लीडर होता है। वो मन में सोचता कि ये जो पहले वाले वो कमजोर वुल्फ रेजिमेंट के बास्टार्ड थे, वो सभी लोग एक टाइगर और एक महान स्वॉर्ड मास्टर के हाथों से मारे गए। तो ये सामने जो बंदा है ये वही बास्टार्ड होगा, और वो जोर से चिल्लाता है कि हमारा दुश्मन एक टाइगर को राइड कर रहा है, तो वो हमारे घोड़े को डरा देगा, और इसीलिए चलो घोड़े से नीचे उतरो और सभी मिलकर उस पर हमला करो। तो सभी लोग घोड़े से नीचे उतरकर बोलते कि समझ गए। और हम देखते कि पूरा का पूरा ग्रुप वुमन और उस बच्चे की तरफ बढ़ रहे होते, और बच्चे को मतलब इग्नोर कर रहे होते। और ज्यादातर इनमें से सभी लोग फर्स्ट रेट मास्टर थे, और मतलब कुछ 100 के आसपास जेनिथ के लेवल पर। और इसके अंदर जो ये लीडर था, यहाँ पर इसको मिलाकर 13 सुपर जेनिथ भी थे। और किसने सोचा होगा कि इस लेवल की जो फोर्स है वो भी बस 5वें नंबर पर आती ताकत के मामले में। और जिंगजाओ के पास में तो अभी भी सैंडस्टॉर्म की इस असली ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं था। और हम देखते हैं कि सामने वाला वो बच्चा बोलता क्या, और क्या तुम बस मुझे इसी तरह से इग्नोर करने वाले हो। और वो अपने हाथ में थोड़ी चील आता और नीचे की जमीन को ही तोड़ देता है, और सभी लोग वहां पर उस जमीन के अंदर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। वुमन सोता जैसी उम्मीद थी, और ये बच्चा काफी ज्यादा ताकतवर है। सामने वालों का लीडर बोलता ये बच्चा, ये क्या उसका काम है क्या, और अभी एक से ज्यादा दुश्मन है हमारे साथ में, और सभी लोग फोकस करो। तो वो बच्चा जमीन पर बस अपना एक पैर मारता है, और सारी जमीन वहां पर हवा में उड़ने लगती है, और लोग भी। और सामने वालों का लीडर बोलता है कि आखिर ये बच्चा आया कहाँ से यार। और वो बच्चा बोलता है कोई शक नहीं कि इन दिनों मुझे इसकी गंध आ रही थी जैसे ही, और इसीलिए मैं अभी नींद से जागा हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तुम मूचोन के बास्टार्ड की गंदी बदबू। और वुमन मन में सोता है क्या, और उसको मूचोन के बारे में पता, और उसके सिवा उसको ये भी पता है कि ये लोग भी मूचोन से। और जिन यो ने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि मूचोन से पहले लड़े थे, और ये मत बोलना कि वो भी उन्हीं लोगों में से जो कि उनमें से जिंदा बचे हुए हैं। और हम देखते कि वो बच्चा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके सारे लोगों को हवा में उड़ा देता है, और वो सामने वाले लोग कहते अरे नहीं मेरी बॉडी, और कोई इसके बारे में कुछ करो, और उस छोटे बास्टार्ड को मारो। वो मन में सोता इतने सारे लोगों को एक साथ में और रुको, और मैं ऐसे ही खड़ा रहकर ऐसे चौक के ऐसे देखता नहीं रह सकता, और ये लोग तो मेरे शिकार होने चाहिए। और इसी के साथ में वुमन जाकर सभी को काटने लगता है, और जो इयोन होती है वो भी उन लोगों को मारे जा रही होती है। वो बच्चा बोलता है कि तुम सभी बास्टार्ड्स काफी ज्यादा ठीक ठाक हो, तो चलो, और क्या मुझे इसको अब खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ में वो एक पल में उन सबको मार डालता है, और हम देखते हैं कि इसी के साथ में वो लीडर भी वहां पर मरा पड़ा होता है। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।